अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कत्ल और खून खराबे होते ही रहते हैं। जब से इंसान पैदा हुआ है इंसान के हाथों कत्ल हो रहा है। बाज़ कत्ल ऐसे होते हैं जिनके पीछे एक मोटी किताब जितनी लंबी कहानी होती है। ये वारदात जो मैं सुनाने लगा हूँ इसकी कहानी कम से कम 250 सफ़ात की किताब के वास्ते लिखने की कहानी है। और ये इस माशरे की कहानी है जिसमें हम और आप पैदा हुए और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये माशरा आपके वास्ते गैर और अजनबी नहीं, ये 100% सच्ची दास्तान है। जिन लोगों के रवैये और बदएमालियों से ये बनी है इन लोगों को आप भी पहचानते हैं। ऐसे लोग हमारे माशरे में हमेशा मौजूद रहते हैं। ज़रूरी बात यह है कि ये वाक़या बल्कि वाक़यात का मजमूआ इस इलाके का है जो बाद में पाकिस्तान का इलाका बन गया था। पाकिस्तान तकरीबन 3.5 साल बाद वजूद में आया था। पाकिस्तानी इलाके की वारदात होने की वजह से मैं वारदात वाले कस्बे का नाम नहीं लिखूंगा, ना मैं किसी मर्द या औरत का सही नाम आपको बताऊंगा। 1947 में मेरी एक टांग मशरकी पंजाब में सिक्कों ने तोड़ दी थी जो पाकिस्तान में आकर कटवानी पड़ी। कहीं ऐसा न हो कि इस बुढ़ापे में कोई पाकिस्तानी जागीरदार मेरी दूसरी टांग भी तोड़ दे। अब असल बात सुने। ये एक कस्बा था जो पाकिस्तान में आ गया था। इसके थाने का इंचार्ज मैं था। इलाका मैदानी नहीं बल्कि घाटियों, टीलों और खड नालों वाला था। इस ज़माने में इसके बाज़ हिस्से तो बिल्कुल ही बंजर और वीरान थे, जहाँ ज़मीन कटी पिटी और गहरे खड्डों वाली थी। ये इस कस्बे के इर्द गिर्द देहाती इलाका था। इसका बहुत सा हिस्सा मेरे थाने में आता था। एक रोज़ तकरीबन 3 बजे बाद दोपहर एक मोअज़्ज़िज़ आदमी थाने में आया। मैं आपको मज़े की एक बात बताता हूँ कि जब पुलिस वाले किसी को मोअज़्ज़िज़ आदमी कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शरीफ आदमी है। सरकारी तौर पर मोअज़्ज़िज़ का मतलब होता है कि वो ज़रा ऊंची हैसियत वाला आदमी है, ज़मीन जायदाद वाला है और बड़े अच्छे कपड़े पहनता है। शहरों और कस्बों के अक्सर मोअज़्ज़िज़ हज़रात पुलिस के मुखबिर होते हैं। अगर उनको चुगलखोर कहा जाए तो ये ठीक लफ्ज़ है। इस मोअज़्ज़िज़ आदमी को मैं जानता था जिसका जिक्र किया है कि बाद दोपहर थाने आया। मैं समझा शायद रस्मी सलाम दुआ के लिए आया है, लेकिन वो बड़ी परेशानी लेकर आया था। उसका जवान बेटा लापता हो गया था। मैंने उसके बेटे की उम्र पूछी तो उसने 26 साल के करीब बताई और वो गैर शादीशुदा था। मुझको पहला ख्याल ये आया कि इसका बेटा खुद ही कहीं चला गया होगा। ये ख्याल इस वजह से भी आया था कि इस बेटे का बाप जो था वो अमीर ज़मींदार था। कस्बे के करीब इसकी बहुत सी ज़मीन थी और नहरी इलाके में इसके बाप दादे के 3-4 मुरब्बे भी थे। कस्बे में उसकी कमीशन एजेंसी भी थी। इस किस्म के मालदार आदमी की औलाद ऐसी ही होती थी कि इखलाक अच्छा नहीं होता था। ये शख्स अंग्रेज़ों को अपना आका समझता था। मैं इसकी बाबत इतना ही जानता था कि उसका शुमार कस्बे के चंद एक बड़े आदमियों में होता है। कस्बे के रईस तो हिंदू और सिख थे जिनके हाथों में तिजारत थी। मुसलमानों की माली हालत कमज़ोर थी। उनमें ये शख्स भी सरकर्दा था। इस शख्स की बाबत मैं ये भी जानता था कि कस्बे के 3-4 बदमाश इसके मुरीद हैं। 3 साल पहले जब यहाँ कोई और थानेदार था ये शख्स एक आदमी के कत्ल में मुलविस पाया गया था, लेकिन अदम सबूत की बिना पर गिरफ्तार नहीं हो सका। सब कहते थे कि रिश्वत चल गई थी। मैं इसके घरेलू हालत से वाकिफ़ नहीं था। इसका नाम जो कुछ भी था इसको आप जाने थे। मैं इसको ख्वाजा कहूँगा और इसके बेटे का फर्जी नाम बशीर रख लेता हूँ। मैंने इससे पूछा कि इसको ये ख्याल क्यों आया है कि उसका बेटा लापता हो गया है। ये भी तो हो सकता है कि सैर सपाटे के वास्ते कहीं चला गया हो। मुझको बताए बगैर इस तरह घर से कभी गैर हाजिर नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। वो परसों दोपहर से गायब है। अगर मुझको बताए बगैर ही सैर सपाटे के लिए जाना था तो 1-2 जोड़े कपड़े वगैरह साथ ले जाता। उसने माँ को भी कुछ नहीं बताया। नहीं, उसने जवाब दिया। उसकी अपनी माँ तो 3 साल पहले गुजर चुकी है। अब उसकी माँ सुतेली है। फिर तो मामला साफ है। मैंने कहा, आपका बेटा घर से भाग गया है। यह हमारे घरों की बड़ी पुरानी कहानी है। दूसरी बीवी खामिंदों की पहली बीवियों की औलादों के साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं। लड़कियां बेचारी भाग नहीं सकती, लड़के घरों से भाग जाते हैं।
اور بعد میں مربوں پر نہ چلا گیا ہو وہ؟ نہیں، وہاں میں نے پرسوں ہی ایک آدمی کو بھیج دیا تھا، خواجہ نے جواب دیا۔ اس نے وہاں سے بذریعہ تار اطلاع دی کہ بشیر وہاں نہیں گیا۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں کا سلوک بہت اچھا تھا۔ کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے اس کو آپ کے کسی دشمن نے اغوا کرایا ہو۔ میری کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ کے بیٹے کی ہوگی، میں نے کہا۔ اگر آپ نہیں جانتے تو بیٹے کے دوستوں سے پوچھنا ہوگا۔ ابھی ان سے انکوائری نہیں کی، خواجہ نے کہا۔ اتنا ہی پوچھا تھا کہ کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں گیا ہے تو مجھ کو بتا دے، لیکن اس کے کسی دوست کو علم نہیں۔ اب ان سے پوچھوں گا کہ بشیر کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں تھی۔ خواجہ صاحب، میں نے کہا، میں ایک بات پوچھوں گا لیکن آپ صحیح جواب نہیں دیں گے۔ کوئی باپ یہ نہیں مانتا کہ اس کے بیٹے یا بیٹی کا اخلاق اور چال چلن ٹھیک نہیں۔ بیٹا اکلوتا ہو اور باپ امیر بھی ہو اور اس کے ہاتھ میں گنڈے بدماش بھی ہوں تو بیٹا اچھے چال چلن کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے بیٹے کے چال چلن کی تعریف نہیں کروں گا، خواجہ نے کہا۔ ماں نے اس کو بہت بگاڑ دیا تھا۔ اس نے صرف 10 جماعتیں پاس کی ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ اس کو آگے پڑھاؤں گا۔ وہ زمانہ گزر گیا جب 10 جماعتوں کو بہت زیادہ تعلیم سمجھا جاتا تھا۔ اب لڑکے کو کم از کم BA تو ہونا ہی چاہیے۔ تعلیم کو چھوڑیں خواجہ صاحب، میں نے اس کی بات کو مختصر کرنے کی قصد سے کہا۔ بیٹے کے چال چلن کی بات کریں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ خود کہیں چلا گیا ہے یا کسی دشمن کی انتقامی کارروائی کا شکار ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا چال چلن تو بیان کر دیا، لیکن کوئی ایسا سنگین اور شدید نقص نہ بتایا جو کسی کی دشمنی کا باعث بنتا ہو۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی بدچلنی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں نے اس کے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرنی تھی۔ میرے دماغ میں یہی ایک شک تھا کہ اس کا لاڈلا بیٹا سوتیلی ماں کے سلوک سے تنگ آ کر بھاگ گیا ہے۔ ایک بات بتائیں خواجہ صاحب، میں نے کہا، آپ نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ آپ کے بیٹے کا کوئی دوست بھی گھر سے غیر حاضر ہوگا یا کسی کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہوگی؟ اس کے دوستوں کو میں جانتا ہوں، اس نے کہا۔ وہ سب یہی ہیں اور کسی لڑکی کی بابت میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے لڑکے کا حلیہ وغیرہ لکھ لیا۔ خواجہ اس کے ساتھ ایک فوٹو بھی لایا تھا، وہ بھی رکھ لیا، اور جو کاغذی کارروائی کرنی تھی وہ کر لی، اور خواجہ سے کہا کہ وہ اپنے طور پر بھی سراغ رسانی کرتا رہے۔ یہ سلسلہ آج کل بھی چلتا ہے کہ میں پہلے جن معززین کا ذکر کیا ہے، تھانے دار کے لیے وہ سلام کو باری باری آتے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں یعنی انگریزوں کی حکومت میں یہ سلسلہ زیادہ چلتا تھا۔ اس وقت تھانے دار اپنا روب داب رکھتے تھے اور ان کا کردار ایسا تھا کہ لوگ ان سے ڈرتے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ میں جن معززین کا ذکر کر رہا ہوں یہ دراصل پولیس کے چمچے ہوتے ہیں۔ خواجہ تھانے سے چلا گیا تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کے محلے کا اسی جیسا ایک معزز آدمی آ گیا۔ میں نے اسے آتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ شخص خواجہ کے بیٹے کی گمشدگی کے سلسلے میں ہی آیا ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ شخص خواجہ کے حق میں کوئی بات نہیں کرے گا بلکہ اس کے خلاف ہی کچھ باتیں بتائے گا۔ ایسے لوگ اور ان کی اس قسم کی باتیں تفتیش میں بڑی کارآمد ثابت ہوا کرتی تھیں۔ اگر وہ نہ آتا تو میں نے اس قسم کے 1-2 معزز مخبروں کو بلانا ہی تھا۔ میں نے دراصل خواجہ کے بیٹے کے لاپتہ ہونے کے بیک گراؤنڈ کو معلوم کرنا تھا۔ مجھ کو یہ تجربہ تھا کہ اس قسم کے امیر زادے اور آوارہ شہزادے خود ہی عیش و عشرت کے باعث غائب ہو جاتے ہیں اور پولیس خواہ مخواہ ادھر ادھر جھک مارتی پھرتی ہے۔ خواجہ کے بیٹے کی عمر 26 سال تھی۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں تھا کہ اس کو کوئی اٹھا کر یا برگلا کر لے گیا ہوگا۔ اگر اس کا باپ یہ کہتا کہ اس کے بیٹے کو فلاں شخص یا فلاں خاندان کے کسی آدمی نے برائے قتل اغوا کیا ہے تو میں اپنی تفتیش کو اس لائن پر لے جا کر دن رات ایک کر دیتا۔ آئیے شیخ صاحب، میں نے ہاتھ اس معزز شخص کی طرف بڑھاتے ہوئے استقبال کیا۔ تشریف رکھیں، ابھی ابھی آپ کے خواجہ صاحب بھی آئے تھے۔ ہاں سرکار، اس نے کہا، بیچارہ بہت پریشان ہے، لیکن جناب عالی، اعمال اپنے ہی خراب ہوں تو اولاد کا کیا قصور؟ باپ نے بیٹے سے بھی 1-2 سال کم عمر کی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ مجھ کو تو اسی سلسلے میں کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے۔ یہ بات میرے واسطے بالکل نئی اور بہت دلچسپ تھی۔ میں نے شیخ صاحب کو اکسایا کہ وہ خواجہ کے گھر کے تمام حالات مجھے سنائیں۔
इस मोअज़्ज़िज़ आदमी ने जो हालात सुनाए वो मुख्तसरन ये थे कि ख्वाजा का बेटा बशीर, जिसकी उम्र 26 साल थी, उसकी मज़ीद 2 बेटियां भी थीं। एक बशीर से 2-3 साल छोटी और दूसरी उससे 2-3 साल बड़ी थी। वो दोनों इस कस्बे में ब्याही हुई थीं। इनकी माँ को फौत हुए 3 साल हो गए थे। ख्वाजा की अपनी उम्र 55 और 60 साल के दरमियान थी, लेकिन रुपए पैसे की फरावानी और ज़मीन जायदाद की बदौलत अपने आप को जवान समझता था। बीवी के मरने के बाद उसने एक नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली थी। मैं इस लड़की के असल नाम की बजाय उसको आयशा लिखूंगा। मुझको इसकी उम्र 24-25 साल बताई गई और ये भी बताया गया कि लड़की खूबसूरत है। वो इसी उम्र में बेवा हो गई थी। शादी का 7वां या 8वां महीना था कि उसका खामिंद सैलाब में डूबकर मर गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये किसी दरिया का सैलाब नहीं था और वहाँ कोई दरिया था ही नहीं, बरसाती नाले थे। सावन के महीने में बारिश होती थी तो इन नालों में बड़ा तेज़ और तुंद सैलाब आ जाता था। बाज़ नालों के किनारे ऊंचे और उनकी चौड़ाई तंग होती थी। इस वजह से सैलाब गहरा और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता था। अगले दिन सैलाब का नामो निशान नहीं रहता था। आयशा का खामिंद ऐसे ही एक बरसाती नाले के ऊंचे किनारे पर खड़ा सैलाब का तमाशा देख रहा था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जो ख़त्म भी हो चुकी थी और सैलाब बड़ा ज़बरदस्त था। आयशा के खामिंद के साथ कुछ आदमी भी खड़े थे। आयशा के खामिंद को मालूम नहीं क्या सूझी कि वो किनारे से और आगे हो गया। किनारा पथरीला होता तो ठीक था, लेकिन ये मिट्टी का था। उसका एक तोदा अलग हो गया और सिरक कर पानी में गिर पड़ा। ये बदकिस्मत आदमी इसी तोदे पर खड़ा था और तोदे के साथ ही पानी में गिरा। वहाँ नाले का पाट तंग था और नाले का मोड़ भी था। इसी वजह से वहाँ सैलाब का जोर और जोश ज़्यादा था। किनारे पर खड़े आदमियों में ख्वाजा का बेटा बशीर भी था। उसने नाले में छलांग लगा दी। इसका शायद ये ख्याल था कि आयशा का खामिंद तैरना नहीं जानता। बशीर ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आयशा का खामिंद जिंदा ना निकल सका। बशीर इसको सैलाब से तो निकाल कर बाहर ले आया, लेकिन इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी चला गया था कि वो जिंदा ना रह सका। इस हादसे के कुछ महीनों बाद ख्वाजा ने आयशा के साथ शादी कर ली। मुझको बताया गया कि ज़ात पात और आमदनी वगैरह के लिहाज से आयशा का ख़ानदान मिडिल क्लास था। ये बताने से मेरा मतलब ये है कि आयशा का ख़ानदान ख्वाजा की सोशल पोजीशन से खासा कम था। एक ज़रूरी बात बताएं शेख साहब, मैंने पूछा। क्या आप बता सकते हैं कि इस नौजवान सौतेली माँ का बशीर के साथ क्या रवैया था? रवैया 2 तरह का हो सकता है। एक ये कि सौतेली माँ इसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखती होगी। दूसरे ये कि बशीर जवान और अमीर ज़्यादा था, उसने सौतेली माँ की इज्जत पर हाथ डाला होगा। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि इस नौजवान लड़की ने बशीर के साथ कोई ताल्लुक पैदा करने की कोशिश की होगी और बशीर ने इसको अपने बाप की बीवी समझते हुए ये ताल्लुक कबूल नहीं किया होगा। आप खुद सियाने हैं हुजूर, शेख साहब ने कहा। औरतों की नज़र बड़ी गहरी और दूर तक जाती है। महल्ले की औरतें ख्वाजा के घर आती जाती रहती हैं। वो दरअसल ये देखने जाती हैं कि एक नौजवान लड़की एक बूढ़े आदमी के साथ किस तरह निभा कर रही है। मेरी बीवी ने खुद भी देखा है और महल्ले की औरतों से सुना भी है कि बशीर, जो आमतौर पर बाहर ही घूमता फिरता रहता था, आयशा के आ जाने से बहुत कम बाहर निकलता है और बाहर उस वक्त निकलता है जब उसका बाप घर में होता है। औरतों ने तो ये भी देखा है कि आयशा बशीर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और इन दोनों को एक ही चरपाई पर इकट्ठे बैठे कई बार देखा गया है। और मैंने उड़ती उड़ती सुनी है कि ख्वाजा को अपने बेटे का ये रवैया पसंद नहीं। मुझको एक मशवरा दें, मैंने कहा। अगर मैं ये कहूँ कि बजाय इसके कि उसकी सौतेली माँ का रवैया बशीर के साथ ख़राब हो, यानी सौतेली माँ जैसा ना हो और बाप का रवैया बेटे के साथ बहुत बुरा हो गया हो, तो क्या मेरा ये शक ठीक होगा? हाँ सरकार, शेख ने जवाब दिया, आपका ये ख्याल ठीक हो सकता है। अगर आप सही जवाब हासिल करना चाहते हैं तो ख्वाजा की बेटियों से पूछें। मैं सिर्फ ये नाकिस राय दूंगा कि बशीर के साथ सौतेली माँ का रवैया ठीक ना होता तो वह घर से बाहर ही रहता। ये भी सोचें कि बशीर अपने आप को बदमाश समझता है। जहाँ तक उसको मैं जानता हूँ, वो अपनी उम्र की लड़की की कोई बात बर्दाश्त करने वाला नहीं। बशीर कैसा आदमी है? मैंने पूछा। शरीफ आदमी नहीं, उसने जवाब दिया। आप इन अमीरजादों को जानते ही हैं।
یہ بھی لڑائی بھڑائی مار کٹائی والی فلموں کا ہیرو ہے۔ خواجہ کی یا اس کے بیٹے کی کسی کے ساتھ دشمنی؟ بشیر کی دشمنی ہو سکتی ہے کہ یہ لڑکا دوسروں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ باقی رہا خواجہ، تو اس کی بابت میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت چالاک اور ملنسار آدمی ہے، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا۔ میں نے تو کچھ اور سنا تھا، میں نے کہا۔ میرے یہاں آنے سے پہلے قتل کی ایک واردات ہوئی تھی جو سنا ہے خواجہ نے کروائی تھی۔ وہ معاملہ ذرا شک میں تھا، اس نے جواب دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آدمی خواجہ نے ہی قتل کرایا تھا، لیکن وہ بات 3-4 سال پرانی ہو گئی ہے۔ اگر کسی نے خواجہ سے انتقام لینا ہوتا تو وہ اتنا عرصہ انتظار نہ کرتا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں سرکار، خواجہ بڑا گہرا آدمی ہے، یہ چاہے تو قتل کروا سکتا ہے۔ اس شخص کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں اور میں نے اس کو جلد ہی فارغ کر دیا۔ گمشدگی کی جو کاغذی اور دیگر کارروائیاں ہوتی ہیں وہ میں نے اگلے روز تھانے میں آ کر مکمل کر دیں، لیکن معلوم نہیں کیوں میرے دماغ میں یہ بات رہی کہ خواجہ کا بیٹا اغوا یا لاپتہ نہیں ہوا، وہ خود گیا ہے، یا یہ کہ کوئی اور معاملہ ہے۔ اس شخص نے، جس کو میں نے شیخ صاحب لکھا ہے، مجھ کو ایسی باتیں بتائی تھیں جو میرے شک کو مضبوط کرتی تھیں۔ میں نے ضرورت محسوس کی کہ بشیر کی بہنوں اور بہنوئیوں سے پوچھ لیا جائے کہ خواجہ کے گھر کے حالات کیسے تھے۔ میں نے بشیر کی بہنوں کے خاوندوں کو بلا لیا۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے ضروری مخبروں کو بھی طلب کیا تھا، انہوں نے بھی میرے پاس آنا تھا۔ خواجہ کے دونوں داماد جلد ہی پہنچ گئے۔ میں نے ان سے الگ الگ تفتیش کی، دونوں نے ایک ہی جیسے بیان دیے۔ بڑے داماد نے یہ مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ دونوں اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے آئیں، اس سے ایک تو ان دونوں کے بیانات کی تصدیق ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ بشیر کی بہنیں کوئی نئی بات بھی بتا دیں۔ مجھ کو یہ مشورہ پسند آیا اور میں نے انہیں کہا کہ وہ اپنی بیویوں کو لے آئیں۔ مجھ کو یہ دونوں آدمی عقل مند لگتے تھے، ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ دونوں خواجہ کو اور عائشہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ دونوں اپنی بیویوں کو لے آئے۔ میں نے بڑی بہن سے کہا کہ وہ میرے پاس بیٹھی رہے اور باقی سب باہر چلے جائیں۔ کیا آپ میری ایک بات مانیں گے؟ چھوٹی بہن نے کہا۔ کیا یہ ٹھیک نہیں رہے گا کہ ہم دونوں بہنیں اکٹھی بیٹھ کر بیان دیں؟ ہم دونوں کے بیان ایک جیسے ہی ہیں۔ دراصل یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن میں نے ان دونوں بہنوں کے طور طریقے اور انداز سے محسوس کر لیا تھا کہ یہ دونوں جھوٹ نہیں بولیں گی۔ میں نے ان کو اکٹھا ہی بٹھا لیا اور ان کے خاوندوں کو باہر بھیج دیا۔ اب بتائیں، آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ چھوٹی بہن نے کہا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارا بھائی لاپتہ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا۔ میں نے اس معاملے میں تم دونوں سے کچھ پوچھنا ہے۔ پہلی بات تو میں نے یہ پوچھنی ہے کہ تمہارا بھائی بشیر کہاں چلا گیا ہے؟ آپ کے ابا جان تو بتاتے ہیں کہ وہ لاپتہ ہے۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ چھوٹی نے بڑی بہن کو کہا کہ وہ بات کرے۔ چھپانا کچھ نہیں آپا، چھوٹی بہن نے کہا۔ ایسے باپ پر کیا پردہ ڈالنا جس کو اپنی اولاد کی بھی ہوش نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مجھ کو کہا، ہمارا اکلوتا بھائی گم ہو گیا ہے جی۔ آپ نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ ہم بہنوں کو کتنا پیار ہے۔ وہ روزانہ باری باری ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ وہ اس سے آگے نہ بول سکی، اس کو ہچکی سی آئی اور اتنا روئی کہ بڑی بہن نے اس کو دلاسا دیا۔ میں نے بھی اس کو تسلیاں دیں کہ اس کا بھائی مل جائے گا۔ دونوں بہنوں کے ساتھ ان کے بھائی اور باپ کی بابت باتیں ہوئیں تو مجھ کو پتہ لگا کہ ان بہنوں کے دلوں میں بھائی کی محبت بہت ہی زیادہ ہے اور ان کو اپنا باپ اچھا نہیں لگتا۔ دونوں لڑکیاں اونچی ذات کی تھیں، امیر باپ کی بیٹیاں تھیں اور ان کے سسرال اور خاوند بھی اچھی پوزیشن والے تھے، لیکن ان لڑکیوں میں وہ شوبازی اور گھٹیا پن نہیں تھا جو اس پوزیشن والے خاندانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں بہنیں آج بھی مجھ کو اپنے سامنے بیٹھی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے میرے آگے بڑا ہی عجیب انکشاف کیا جس کو میں ایک دلچسپ ڈرامہ کہوں گا۔ اگر میں کہوں کہ باپ نے خود ہی اپنے بیٹے کو غائب کر دیا ہے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، بڑی بہن نے کہا۔ ہاں، میں نے کہا، مجھ کو تو بالکل یقین نہیں آئے گا۔ کیا تم یہ بات یقین کے ساتھ کہتی ہو؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بڑی بہن نے جواب دیا۔ سنا ہے کہ تھانے دار زمین کے نیچے سے بھی راز نکال لیا کرتے ہیں۔ تم کچھ بتاؤ تو میں راز نکال لوں گا، میں نے کہا۔ ہمارا باپ عیاش آدمی ہے، بڑی بہن نے کہا۔ اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ اس بڑھاپے میں ہم سے بھی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، شراب پیتا ہے، شہر جا کر عیش و عشرت کرتا ہے، اس کی ایک بیٹھک الگ ہے۔
इस कमरे में जब बैठता है तो घर का कोई फर्द इस कमरे में जाने की जुर्रत नहीं करता। ये कमरा इसके बदमाशों के वास्ते, ये बदमाश औरतों के वास्ते है। हमारी माँ को तो इसने ज़रख़रीद लौंडी बनाकर रखा हुआ था, छोटी बहन ने कहा। लेकिन हमारी माँ को वो रुपए पैसे की या ज़रूरत की दूसरी चीज़ों की तंगी नहीं देता था। हमारी माँ घर की मलका थी, स्याह और सफ़ेद की मालिक थी। उसका हुक्म चलता था, लेकिन हमारे बाप की प्राइवेट ज़िंदगी में दखल देने का उसको हक हासिल नहीं था। आगे तुम बताओ आपा। असल बात यह है भाई जी, बड़ी बहन ने कहा। हमारा भाई इस लड़की के साथ शादी करना चाहता था जो हमारे बाप की बीवी बनी हुई है। उसका नाम आयशा है। उसकी जब पहली शादी भी नहीं हुई थी तो बशीर ने हम दोनों से कहा था कि वो आयशा के साथ शादी करना चाहता है। ये दोनों एक दूसरे को चाहते थे। मैंने आयशा के साथ बात की थी। उसने कहा था कि वो बशीर को इतना ज़्यादा चाहती है कि किसी और के साथ उसकी शादी हो गई तो वो खामिद को जहर दे देगी या खुद जहर खा लेगी, या आपस में मिलते मिलाते होंगे। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, उसने कहा, या चुप चुप कर नहीं। आयशा कभी कभार उससे मिलती थी, वो भी हमारे घर। फिर इनकी शादी क्यों नहीं हुई? मैंने पूछा। यह हमारी अम्मी के वफ़ात के बाद की बात है, बड़ी बहन ने जवाब दिया। मैंने एक रोज़ अब्बू से कहा कि वो इजाज़त दें तो मैं बशीर के लिए आयशा का रिश्ता मांगने जाऊं। अब्बू ने मुझको डांट दिया और कहा कि तुमको मालूम है कि आयशा का ज़ात क्या है और वो लोग हमारी बराबरी करने के काबिल नहीं। हमारे मुकाबले में इनकी हैसियत छोटी है। मैं बशीर का रिश्ता खुद देख रहा हूँ। अब्बू ने मुझको सख्ती से मना कर दिया। बशीर ने एक रोज़ खुद अब्बू के साथ बात की तो अब्बू ने उसको भी डांट दिया। इतने में आयशा की शादी इनकी अपनी ज़ात बिरादरी के एक लड़के के साथ हो गई। बशीर हमारे पास आता और रोता था। हम इसको बहलाते और कहती थीं कि इसकी किस्मत में आयशा नहीं थी। हमने इसको 2 लड़कियां दिखाईं, छोटी बहन ने कहा। दोनों बहुत खूबसूरत थीं और ज़ात की भी अच्छी थीं, लेकिन बशीर कहता था कि मैंने आयशा के साथ शादी का वादा किया हुआ था। हम कहती थी कि आयशा इसको नहीं मिल सकती, वो तो ब्याही गई है, लेकिन वो नहीं मानता था। तुमको शायद मालूम हो, मैंने पूछा, क्या बशीर आयशा को इसकी शादी के बाद भी मिलता था? मेरे घर में, उसने जवाब दिया, या मेरी इस बहन के घर में। बाहर कहीं नहीं मिलता था, और अगर मिलता था तो वो मैं नहीं जानती थी। यहाँ मेरे दिमाग में ये शक पैदा हो गया कि बशीर ने आयशा का पीछा नहीं छोड़ा होगा। आयशा के खामिद ने इनको कहीं इकट्ठे देख लिया होगा और अपने भाइयों वगैरह को साथ मिलाकर बशीर को गायब कर दिया होगा। गायब का मतलब कत्ल ही होता है। लेकिन बशीर की बहनें मेरे दिमाग को किसी और तरफ ले जा रही थीं। आपा, छोटी बहन ने बड़ी बहन को कहा, इनको ज़रूर ये बताएं कि आयशा की माँ किस कुमाश की औरत है। आयशा कहाँ की शरीफ थी? बड़ी बहन ने कहा। आप किसी से भी पूछ लें, वो आयशा और उसकी माँ की कहानियाँ सुनाएगा। माँ चालाक और अय्यार औरत है। किसी न किसी अमीरजादे को या किसी बड़े ज़मींदार को फांस लेती है। इसकी 2 बेटियां हैं, एक आयशा, दूसरी इससे बड़ी। उसको इसने लायलपुर के एक जागीरदार के हाथ नकद रकम लेकर ब्याह दिया था। इस शख्स की उम्र 50 के दरमियान है। वो इनकी लड़की को ब्याह कर ले गया और एक दिन के लिए भी न खुद आया न इस बीवी को लाया। वो इनकी बेटी को खरीद कर ले गया है, वापस क्यों लाएगा? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि आयशा भी ठीक किरदार की लड़की नहीं? मैंने पूछा। हाँ जी, उसने जवाब दिया, मैं यही कहना चाहती हूँ। ये तो हमारे भाई की जिद थी कि हम आयशा का रिश्ता लेने के लिए तैयार हो गई थीं। सच्ची बात यह है कि हम दोनों बहनों को ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। सिर्फ खूबसूरती का हमने क्या करना था? अंदर से खोखली और तंग दिल है। मैं पहले इसकी अज़दवाजी ज़िंदगी की 1-2 बातें सुना दूँ, फिर और कुछ बताऊँगी। जिसके साथ आयशा ब्याही गई वो कोई अमीर कबीर लोग नहीं, वैसे तो खुशहाल हैं। उनकी दूर की रिश्तेदारी की मजबूरी की वजह से आयशा का रिश्ता मिल गया था, वरना माँ ने तो इस बेटी की भी कीमत वसूल करनी थी। इस लड़की की शादी हो गई, लेकिन हफ्ते में 4 दिन वो अपनी माँ के पास और 3-4 दिन अपने ससुराल में रहती थी। इतनी लंबी चौड़ी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। बशीर की बहनों ने आयशा की अज़दवाजी ज़िंदगी की जो बातें और वारदातें सुनाई थीं, वो बहुत लंबी कहानी है। मुख्तसर ये कि उसने अपनी ससुराल और अपने खामिद को दिल से कबूल ना किया और आबाद होने की कोशिश ना की। इसकी माँ पक्की सियासतबाज और शैतान औरत थी। उसने बेटी को ससुराल में आबाद होने ही ना दिया, कोई ना कोई मसला खड़ा करके रखती थी। ये शख्स
اور اس کا ایک بھائی کسی سے دبنے والے نہیں تھے، لیکن اپنے خاندان کی عزت کی خاطر برداشت کرتے رہے۔ آخر خامد نے عائشہ کی پٹائی شروع کر دی اور اس کو اپنے گھر میں بند کر کے کہہ دیا کہ آئندہ وہ اپنی ماں کے ہاں نہیں جا سکتی۔ اس پر ماں نے شور شرابہ کیا۔ عائشہ کے سسرال کی طرف سے اعلان ہوا کہ وہ عائشہ کو گھر سے نکال دیں گے، بسائیں گے بھی نہیں اور طلاق بھی نہیں دیں گے۔ مگر اس اعلان کے ایک ہی مہینے بعد عائشہ کا شوہر برساتی نالے میں ڈوب گیا۔ ایک بات اور ہے، بشیر کی چھوٹی بہن نے کہا، لوگ ہمارے بھائی کو لوفر، لفنگا اور آوارہ کہتے ہیں۔ آپ اس کی نیت اور اس کا کردار دیکھیں۔ یہ بات سارے میں مشہور ہے کہ عائشہ کا خامند سیلابی نالے میں گرا تھا اور اس کو بچانے کی خاطر بشیر نے اوپر سے سیلاب میں چھلانگ لگا دی۔ اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ عائشہ کا خامند ڈوب رہا ہے، اگر مر گیا تو اچھا ہے، وہ عائشہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں سوچا، اس کے دل میں انسانی ہمدردی موجود تھی۔ دونوں بہنوں نے جو بیان دیا وہ آگے اس طرح تھا کہ عائشہ کا خامند مر گیا تو بشیر نے ایک بار پھر بہنوں کی منتیں شروع کر دیں کہ وہ باپ کو منائیں اور اس کی شادی عائشہ کے ساتھ کروا دیں۔ انہوں نے باپ کے ساتھ بات کی تو باپ نے ان کو پہلے سے زیادہ ڈانٹا۔ بشیر نے بھی باپ کے ساتھ بات کر کے اس کی ڈانٹ کھائی۔ بشیر نے باپ کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی۔ باپ نے اپنی بیٹیوں کو گھر بلا کر کہا کہ وہ بشیر کو سمجھائیں، اگر یہ باز نہ آیا تو اس کو آگ کر کے گھر سے نکال دے گا۔ پھر لوگوں نے یہ ڈرامہ دیکھا کہ ان کا باپ جناب خواجہ صاحب عائشہ کے گھر جانے لگا اور عائشہ کی ماں نے اس کے گھر آنا شروع کر دیا۔ دونوں ماں بیٹیاں اپنے باپ کے گھر آتی رہتی تھیں۔ انہوں نے باپ کو بتایا کہ عائشہ کی ماں کی ملاقاتوں نے ان کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے۔ باپ نے بیٹیوں کی بالکل پرواہ نہ کی، وہ عائشہ کی ماں کے جال میں آ چکا تھا اور اس عیار عورت پر دولت لٹا رہا تھا۔ یہ سب عائشہ کی خاطر تھا۔ آخر عائشہ خواجہ صاحب کے ساتھ بیاہ دی گئی۔ یہ وہی عائشہ تھی جس کو خواجہ اپنے بیٹے کے واسطے اس بنا پر قبول نہیں کرتا تھا کہ اس کے مقابلے میں چھوٹے لوگ ہیں اور اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ خواجہ اپنی دنیا کا بادشاہ تھا، اس نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایسی شادی کا آخر انجام کیا ہوگا۔ بھائی جی، بشیر کی بڑی بہن نے کہا، یہ ساری کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ اس واسطے سنائی ہے کہ میں اپنے باپ کے خلاف کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو ہم دونوں دن رات یہ دعائیں مانگتی ہیں کہ خدا کرے ہمارا بھائی ویسے ہی کہیں چلا گیا ہو اور صحیح سلامت واپس آ جائے۔ اگر آ بھی گیا تو ہمارے بھائی کو ہمارے باپ کی طرف سے خطرہ ہے، اور یہ خطرہ بھی ہے۔ چھوٹی بہن نے کہا کہ باپ بیٹا ہاتھ پائی پر نہ اتر آئیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ سوچ لیں کہ بشیر جوان آدمی ہے اور باپ بوڑھا ہے، بشیر باپ کو مار ڈالے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا۔ آپ یہ تو سمجھتے ہوں گے کہ باپ بیٹی کی دشمنی عائشہ کی وجہ سے ہے۔ میں اب ایک بہت ضروری بات سننا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا، بشیر اور عائشہ گھر میں کس طرح رہتے ہیں؟ یہی بات آپ کو بتانی ہے، بڑی بہن نے کہا۔ پہلے بشیر جو ہر وقت باہر گزارتا تھا اب وہ ہر وقت گھر میں وقت گزارتا ہے۔ عائشہ کو ہمارے باپ کے گھر میں آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ میں نے خود دیکھا اور میری بہن نے بھی دیکھا کہ ہم باپ کے گھر گئیں تو بشیر اور عائشہ کو اکٹھے بیٹھے دیکھا۔ ان کے بیٹھنے کا انداز شریفوں والا نہیں تھا۔ میں ان کے بیان کا یہ حصہ بھی اپنے الفاظ میں مختصر کر کے سناؤں گا۔ یہ مجھ کو پہلے ایک معزز شخص سنا چکا تھا۔ اس کی تصدیق بشیر کی بہنوں نے بھی کی اور مزید باتیں بھی بتائیں۔ بشیر عائشہ پر مرتا تھا، وہ اس کی بیوی نہ بن سکی، اس کی ماں بن گئی۔ لیکن بشیر کوئی شریف آدمی نہیں تھا کہ اپنی عمر سے 1 سال چھوٹی عورت کو اپنی ماں بنا لیتا۔ اس سے پہلے کہ بشیر کی بڑی یا چھوٹی بہن باپ کے گھر آتی تھیں تو بشیر گھر نہیں ہوتا تھا، لیکن عائشہ اس گھر میں آئی تو کوئی بہن کسی بھی وقت آ جاتی، بشیر گھر میں ہی ہوتا تھا۔ بہنوں نے ان دونوں کا آپس کا رویہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے آپس کے تعلقات شریفوں والے نہیں ہیں۔ دونوں بہنوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ عائشہ کو سمجھائیں کہ وہ بشیر کو خراب نہ کرے اور اس کو کہیں شادی کرنے دے۔ لیکن دونوں کے خامندوں نے ان کو یہ کہہ کر روک دیا کہ عائشہ شیطان ماں کی بیٹی ہے، وہ کوئی نیا فساد کھڑا کر دے گی اور یہ بھی ہوگا کہ ان کا اپنا بھائی بھی ان کے خلاف ہو جائے گا۔ عائشہ کا ان بہنوں کے ساتھ رویہ بدل گیا۔
وہ اس گھر کی مالکہ بن گئی اور اس نے بشیر کی بہنوں سے بے رخی شروع کر دی۔ اس کے رویے میں تکبر اور غرور آ گیا تھا۔ اس نے اپنا رویہ اتنا سخت کر لیا کہ بشیر کی کوئی بہن ان کے گھر جاتی تو عائشہ کسی کام کے بہانے ادھر ادھر ہو جاتی اور بہن کے ساتھ بات تک نہ کرتی۔ ایک روز بشیر کا باپ اپنی بڑی بیٹی کے گھر گیا اور اس کو بتایا کہ بشیر عائشہ کو خراب کر رہا ہے اور اس کو ماں کا درجہ نہیں دیتا۔ باپ غصے میں تھا اور وہ دھمکیوں کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ وہاں سے وہ چھوٹی بیٹی کے گھر گیا اور اس کے ساتھ بھی ایسی ہی باتیں کی۔ دونوں بہنوں نے آپس میں بات کر کے بشیر کو بلایا اور اس کو بتایا کہ ابو کیا کہہ گئے ہیں، پھر اس کو سمجھانے بجھانے کے واسطے کچھ باتیں کیں۔ بشیر نے کچھ سمجھنے یا باپ سے ڈرنے کی بجائے باپ سے زیادہ دھمکیاں دیں اور بہنوں کو یقین دلایا کہ وہ عائشہ کو اپنی ماں نہیں بنا سکتا، لیکن اس کے ساتھ تعلقات ایسے ہی ہیں جیسے کسی کے اپنی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بہنوں کو یہ خطرہ صاف نظر آنے لگا کہ باپ بیٹی کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ بشیر کہتا تھا کہ باپ نے اپنا رویہ نہ بدلا تو وہ اس گھر سے نکل جائے گا۔ اس نے خطرناک بات یہ کہی کہ وہ اس گھر سے نکل گیا تو عائشہ بھی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ دونوں بہنیں عائشہ کے ہاں گئیں اور اس کو بتایا کہ اس کی وجہ سے باپ بیٹے کے درمیان دشمنی ہو گئی ہے اور وہ بشیر کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دیا کرے۔ تم اپنے بھائی کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ عائشہ نے بڑے رعب سے کہا۔ وہ تو بے وقوف ہے، بڑی بہن نے کہا۔ اس کو ہم سمجھا چکی ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتا۔ تم اصل بات جانتی ہو عائشہ، چھوٹی بہن نے کہا۔ بشیر تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن ہمارے ابو نے تمہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ یہ ایسا صدمہ ہے جس کو ہمارا بھائی برداشت نہیں کر پا رہا۔ ہم تمہاری ازدواجی زندگی میں دخل دینا ٹھیک نہیں سمجھتی۔ ہم تمہیں یہ بتانے آئی ہیں کہ باپ بیٹی کی آپس کی دشمنی نے کوئی اور رنگ دکھا دیا تو وہ تمہارے واسطے اچھا نہیں ہوگا۔ میری ازدواجی زندگی کا تم غم نہ کرو، عائشہ نے کچھ تکبر کے لہجے میں کہا۔ میں اپنا نفع نقصان خود سوچ سکتی ہوں۔ تمہیں بھی صرف یہ بتا رہی ہوں کہ بشیر کے ساتھ میرا وہ تعلق نہیں جو تم سمجھتی ہو۔ میرے اوپر کوئی فضول الزام نہ دھرنا۔ ان دونوں بہنوں نے مجھ کو عائشہ کی جو باتیں بتائیں اور جو رویہ بتایا اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا تھا کہ خاوند کی دولت اور جائیداد نے اس کا دماغ خراب کر کے بہت اونچا کر دیا تھا۔ اس نے بشیر کی بہنوں کو اس طرح ٹالا جس طرح کوئی ملکہ اپنے دربار میں سے کسی کو نکالتی ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ عائشہ نے شادی تو بشیر کے باپ کے ساتھ کی تھی لیکن اس نے اپنا خاوند بشیر کو بنایا ہوا تھا اور بشیر کے باپ یعنی خواجہ صاحب کے ساتھ اس کی اور اس کی ماں کی دلچسپی روپے پیسے کے ساتھ تھی۔ ان دونوں بہنوں کے بیانات سے اور بشیر اور عائشہ کے رویے سے میرا دماغ اس نتیجے پر پہنچا کہ باپ بیٹی کی دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ باپ نے بیٹے کو جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی ہوگی اور ان میں لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہوگا اور اس کے نتیجے میں بشیر گھر سے چلا گیا۔ اگر ایسا ہی ہوا تھا تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ بشیر کی عمر 26 سال تھی۔ اس عمر میں انسان اپنے ہر قول اور فعل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ میرے دماغ میں یہ شک بھی آیا تھا کہ باپ نے بیٹے کو قتل ہی نہ کرا دیا ہو۔ خواجہ کے کردار جیسے لوگ عموماً جذبات سے عاری ہو جاتے ہیں۔ وہ دولت مند بھی تھا، شرابی کبابی بھی تھا اور اس کا دوستانہ غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ تھا۔ انگریزوں کو وہ ایسا غلام تھا کہ ان کو آسمان سے اترے ہوئے فرشتے سمجھتا تھا۔ اس کا جو کردار تھا وہ اسی ایک بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ جس نوجوان لڑکی کے ساتھ بیٹا شادی کرنا چاہتا تھا اس لڑکی کے ساتھ اس نے خود شادی کر لی۔ یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود مجھ کو خیال آیا کہ باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو قتل نہیں کرا سکتا۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے اس کیس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ یہ کوئی گھریلو چکر تھا، اسی بنا پر تفتیش کر رہا تھا کہ خواجہ کے گھر کی باتیں معلوم ہو جائیں جو میں خواجہ کے آگے رکھ دوں کہ اپنے بیٹے کے واسطے تم نے یہ حالات پیدا کر دیے تھے اور اس کے نتیجے میں تمہارا بیٹا گھر سے بھاگ گیا ہے۔ اگر خواجہ یہ رپورٹ لکھواتا کہ اس کا بیٹا گھر سے زیورات اور کچھ رقم چوری کر کے لے گیا ہے تو میں اس کو چوری کی واردات لکھ کر ملزم کو پکڑنے کی کوشش کرتا۔ بشیر کی بہنوں نے میرے سامنے ایسی تصویر رکھ دی تھی جس میں بہت باریک سی چیزیں بھی صاف نظر آتی تھیں۔ ان دونوں کے خاوند باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے لڑکیوں کو الگ کمرے میں بٹھا دیا اور ان کے خاوندوں کو بلا لیا۔ تفتیش ایک ایک فرد سے الگ الگ کی جاتی ہے، پھر ان کے بیانات ملائے جاتے ہیں۔ ان میں اگر اختلاف پایا جائے تو تفتیشی افسر کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ مجھ کو یاد نہیں کہ میں نے کس خیال سے دونوں خاوندوں کو ایک ہی بار بلایا تھا۔ میں نے ان کو بتایا
کہ 2 आदमी को इकट्ठे बिठाकर तफ्तीश नहीं हुआ करती। अगर इनकी हम ख्याली नहीं तो बता दें। दोनों ने कहा कि जहाँ तक ख्वाजा, उसके बेटे और आयशा का ताल्लुक है, इनकी आपस में हम ख्याली है और बेहतर यही है कि दोनों को इकट्ठे बिठाकर ही तफ्तीश की जाए। मैंने इनको कहा कि वो बशीर की गुमशुदगी के बारे में अपनी अपनी राय दें। उनको ये भी कहा कि आयशा और ख्वाजा के बारे में वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं या कहना चाहेंगे तो वो कहें और ये मत सोचें कि कितना वक्त लगेगा। बेशक पूरी रात बोलते रहें, कोई बात लेकिन छोड़ें नहीं। दोनों ने जो बयान दिया वो 100% बशीर की बहनों से मिलता जुलता था। पहले तो मेरा ख्याल था कि बहनें आखिर बहनें हैं और इनका बाप भी इस वारदात में मुलव्विस है, इसलिए और ये बात भी है कि दोनों औरतें हैं, इस वास्ते वो कोई छोटी बात को भी बढ़ा चढ़ाकर बयान करेंगी और किसी बड़ी बात को बिल्कुल ही मामूली समझकर मुख्तसर सा बयान करेंगी और बाद ज़रूरी बातों पर पर्दा भी डाल देंगी। लेकिन इनके खामिंदों ने बयानात दिए तो मुझको पता लगा कि दोनों बहनों ने हर वो बात कह दी है जिसकी मुझको ज़रूरत थी। सारी बात सुनाकर दोनों ने मुतफ़क्का तौर पर यह राय दी कि ख्वाजा दौलत और जायदाद के नशे में बदकिरदार हो गया है और बड़ी ओछी हरकतें करता है। इसके अंदर कोई इंसानी जज्बात नहीं। बेटियों को ब्याह कर इनसे लाताल्लुक हो गया है और सिवाय बदी के इसके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता। आप खुद समझ सकते हैं साहब, बड़ी बहन के खाविंद ने कहा। इतनी नौजवान और खूबसूरत लड़की एक नौजवान लड़के के साथ रहती हो और उसका खाविंद उसके नाने दादे की उम्र का हो तो हो ही नहीं सकता कि लड़की और लड़के के ताल्लुकात ना हो, और ये भी नहीं हो सकता कि बाप को यानी लड़की के खाविंद को पता ही ना हो। ये तो हम दोनों आपको पहले ही बता चुके हैं कि बशीर अपने बाप से ज़्यादा लोफर और बदकिरदार है। इसको लोग जो आवारा शहजादा कहते हैं वो गलत नहीं कहते। मेरी एक बात पर गौर करें, मैंने कहा। अगर मैं कहूँ कि बाप ने बशीर को मौके पर पकड़ लिया था और उसको कत्ल कर दिया है तो आप लोग क्या कहेंगे? मेरे सवाल का जवाब भी दोनों ने मुतफ़क्का तौर पर यह दिया कि ख्वाजा का कोई भरोसा नहीं और कोई वईद नहीं कि उसने ये काम भी कर दिखाया हो। बड़ी बहन का खामिंद ज़रा ज़्यादा तालीम वाला था और उसमें अक्ल और दानिश भी ज़्यादा थी। इसने बड़ी अच्छी बात कही। बूढ़े की नफ्सियात पर भी गौर करें साहब, उसने कहा। बूढ़े आदमी को उस वक्त बुढ़ापे का एहसास ज़्यादा होता है जब उसके मुकाबले में कोई जवान आदमी मौजूद हो। ख्वाजा साहब जब देखते होंगे कि इनकी बीवी इनके बेटे की तरफ माइल है तो इन पर बुढ़ापे का एहसास इतना ज़्यादा सवार हो जाता होगा कि वो गुस्से से पागल ही हो जाते होंगे। ये पागलपन कत्ल तक भी पहुंच सकता है और ख़ुदकुशी भी करा सकता है। औरत के सामने कोई भी मर्द अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाता। इस सूरत हाल में ये शक गलत नहीं हो सकता कि ख्वाजा साहब ने बेटे को कत्ल या किसी और तरीके से गायब करा दिया हो। इन 2 अशख़ास और इनकी बीवियों ने मुझको बड़ी कारामद बातें बताईं और मैंने इनको जाने की इजाज़त दे दी। सूरज ग़ुरूब हो रहा था जब मैं घर जाने के वास्ते थाने से उठा। मैं बाहर निकल रहा था कि ख्वाजा आ गया और कहने लगा कि वो बड़ी ज़रूरी बातें करने आया है। मैं इस उम्मीद पर बैठ गया और इसको भी बिठा लिया कि अपने बेटे का कोई सुराग लाया होगा, लेकिन इसने बात करके मुझको मायूस कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, उसने कहा, आज आपने मेरे बेटियों और दामादों को बुलाया था। जी ख्वाजा साहब, मैंने कहा, मैंने इन्हें बुलाया था। वो क्या कह रहे थे? ख्वाजा साहब, मैंने कहा, ये तफ्तीश मैं कर रहा हूँ, आप नहीं। आइंदा मुझसे ऐसी कोई बात न पूछना कि किसने क्या कहा और कोई क्या कह रहा था। जब आपको ज़रूरी बात मुझसे करनी हो तभी आप आइएगा। बात तो ज़रूरी है जनाब, उसने अफसरों के से लहजे में कहा। इनकी हर बात को सच न मान लेना। कुछ लोग मुझको वैसे ही बदनाम करते रहते हैं। मेरा जवान बेटा लापता हो गया है, आप उसका सुराग लगाएं। क्या आपने खुद कोई सुराग लगाया? मैं हर किसी से पूछता फिर रहा हूँ, उसने कहा, लेकिन जो काम आप कर सकते हैं वो मैं तो नहीं कर सकता। ख्वाजा साहब, मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और उसको कहा कि मेरा जो काम है वो मैं खुद कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। आपने जो हालात पैदा किए हैं इनमें कोई बेटा घर में नहीं रह सकता। अब मैंने तफ्तीश शुरू कर दी है। मैं बता नहीं सकता कि मैं और क्या करूँगा और किस किस को थाने बुलाऊँगा। आप थाने में उस वक्त आएँ जब मैं बुलाऊँ या उस वक्त जब आपने कोई बहुत ही ज़रूरी बात करनी हो। कोई फजूल बात सुनने के वास्ते मेरे पास टाइम नहीं, आप तशरीफ़ ले जाएं। मैं थाने से निकल गया।
آج کل پولیس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ انگریزوں کے وقتوں میں تھانے دار کی زندگی بڑی مشکل زندگی ہوا کرتی تھی۔ رات کو خواب میں بھی ہم لوگ الرٹ رہا کرتے تھے اور سارا دن تفتیش میں مصروف رہتے تھے۔ گھر جا کر میں نے وردی اتاری، غسل وغیرہ کر کے کھانا کھایا تو ایک مخبر آ گیا۔ میں نے اپنے مخبروں کو کہا تھا کہ وہ کوئی ضروری بات ہو تو یہ نہ دیکھا کریں کہ دن ہے یا رات، میرے گھر آ جایا کریں، خواہ آدھی رات ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میرا بڑا خاص مخبر تھا اور بڑے کام کی خبریں لایا کرتا تھا، لیکن اس کیس میں وہ میرے واسطے کوئی نئی بات نہ لایا۔ اس نے وہی باتیں سنائیں جو خواجہ کی بیٹیاں اور اس کے داماد سنا گئے تھے۔ ایک بات مجھ کو پہلے ہی معلوم تھی، وہ یہ تھی کہ خواجہ نے غنڈے اور بدماش ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ اس مخبر نے ایسے 3 غنڈوں کے نام بتائے جن کے ساتھ خواجہ کی بڑی گہری دوستی تھی۔ ان میں 2 10 نمبری بدماش تھے اور ایک سزا یافتہ عادی مجرم تھا۔ اس مخبر نے بتایا کہ یہ جو عادی مجرم ہے 1-2 دنوں سے خواجہ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ آپ بشیر کے دوستوں کو ضرور لائیں۔ اس نے کہا، بشیر ہر بات اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ ان سے کوئی بھید لوں، لیکن مجھ کو وہ کچھ نہیں بتاتے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ خواجہ کی یہ نوجوان بیوی اور اس کی ماں خواجہ کو خوب لوٹ رہی ہیں۔ میں نے اس مخبر کو کچھ نئی ہدایات دیں اور اس کو رخصت کر دیا۔ میں نے اگلے روز تھانے میں جاتے ہی خواجہ کے ان 3 غنڈوں کو بلوا لیا اور گزشتہ رات مخبر نے بشیر کے جن 2 دوستوں کے نام بتائے تھے ان کو بھی بلوا لیا۔ سب سے پہلے خواجہ کا وہ آدمی آیا جو عادی مجرم بھی تھا۔ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تھانے میں اور بہت سے کام تھے، کچھ وارداتوں کی تفتیش ہو رہی تھی، میں ان میں مصروف ہو گیا۔ جرائم پیشہ لوگوں کو تھانے میں آ کر بیٹھ جانا ایک روٹین ہوتی ہے۔ تھانے کو وہ اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد بشیر کے دونوں دوست آ گئے۔ ان کو میں نے انتظار کروانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ان میں سے ایک کو بلا لیا۔ ان سے میں نے جو سوال پوچھے وہ یہ تھے، کیا بشیر کا کوئی دوست باہر کہیں رہتا ہے جہاں وہ چلا گیا ہو؟ اپنے باپ کے بارے میں کوئی راز کی بات بتاتا تھا؟ کیا بشیر کی کسی عورت کے معاملے میں یا کسی اور وجہ سے کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ کیا بشیر نے کبھی یہ کہا تھا کہ وہ اپنے باپ سے اتنا تنگ ہے کہ گھر سے بھاگ جائے گا، یا کوئی اور راز کی بات؟ اس نوجوان نے مجھ سے چھپایا تو کچھ نہیں، لیکن راز کی کوئی بات بھی نہیں بتا سکا۔ باہر کہیں بشیر کا کوئی دوست نہیں تھا۔ اس نے گھر سے چلے جانے کی کبھی بات نہیں کی تھی، سوائے عائشہ کے اس کے تعلقات کسی اور کے ساتھ نہیں تھے، اور عائشہ کے ساتھ بھی وہ بہت شدید محبت کرتا تھا۔ عائشہ کی پہلی شادی ہوئی تھی تو بھی وہ بشیر سے ملتی رہی تھی۔ میں نے بشیر کے اس دوست سے پوچھا کہ بشیر نے کبھی خودکشی کی بات کی تھی یا نہیں۔ دوست نے کہا کہ وہ خودکشی کرنے والا آدمی نہیں تھا، وہ تو دوسروں کو مارنے پر تیار رہتا تھا۔ اس کے دوسرے دوستوں کو بلایا تو وہ بھی کوئی خاص بات نہ بتا سکا۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ اس کے دوست کی تصدیق اور تائید کرتا تھا۔ اس دوران خواجہ کے 3 غنڈے دوست آ چکے تھے۔ میں نے تینوں کو اکٹھے ہی بلا لیا۔ ان لوگوں سے ہم کسی اور طریقے سے پوچھ گچھ کیا کرتے تھے، لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ان کو پہلے تھوڑی وارننگ دے دوں، بعد میں۔ بے شک یہ خواجہ کے آدمی تھے، لیکن دراصل یہ پولیس کے آدمی تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ سزا پولیس دے سکتی ہے، خواجہ انہیں صرف انعام دیا کرتا تھا۔ میں نے ان کو بلا کر کہا کہ وہ خواجہ کے آدمی ہیں اور خواجہ کا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے، اور وہ تینوں اس لڑکے کا سراغ لگائیں، اور اگر معاملہ کچھ اور ہے تو مجھ کو صاف صاف بتا دیں، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ تینوں نے قسمیں کھانی شروع کر دیں اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ کو یقین دلانے لگے کہ کوئی گڑبڑ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ خواجہ نے پہلے ہی انہیں بڑی سختی سے کہا ہے کہ اس کے بیٹے کا کھوج لگائیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خواجہ بہت پریشان ہے۔ تم بکواس کرتے ہو، میں نے کہا۔ خواجہ بالکل پریشان نہیں۔ تم جانتے ہو کہ خواجہ کی بیوی نوجوان ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کس ماں کی بیٹی ہے۔ خواجہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کا جوان بیٹا اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی کے ساتھ رہے۔ ہم سب جانتے ہیں سرکار، عادی مجرم نے دوسروں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا۔ خواجہ کے گھر میں جو ڈرامہ چل رہا ہے وہ ہم سارے کا سارا جانتے ہیں۔ ہماری جتنی دوستی خواجہ صاحب کے ساتھ ہے، اس سے زیادہ محبت بشیر کے ساتھ ہے۔ ہم اس کا کھوج لگا رہے ہیں۔ میں نے ان کو اور زیادہ ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ وہ اس معاملے میں مخبری کریں اور 2-3 دن میں ہی
مجھے اس کا رزلٹ دیں۔ اس کیس کی تفتیش ہوتی رہی، مجھ کو کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ 3-4 دن مزید گزر گئے۔ اگر مجھ کو آج ٹھیک یاد ہے تو شاید 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ دن کے 2 اور 3 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ ایک دیہاتی آدمی تھانے میں آیا۔ اس نے چادر میں کچھ لپیٹا ہوا تھا۔ میں اتفاق سے برآمدے میں کھڑا کسی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس دیہاتی نے پوچھا کہ تھانے دار صاحب کون ہیں؟ میں نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے رکوع کی پوزیشن تک جھک کر مجھ کو مغلیہ بادشاہوں والا سلام کیا اور چادر فرش پر رکھ کر کھولی۔ اگر کوئی عام شہری دیکھتا تو بدک کر پیچھے ہٹ جاتا، لیکن پولیس والوں کو پتھر کا دل ہونا پڑتا ہے۔ چادر پر کسی انسان کا ایک بازو پڑا ہوا تھا۔ یہ کہنی تک تھا، یعنی ہاتھ سے کہنی تک تھا۔ ہاتھ سلامت تھا، کلائی سے اوپر تک تقریباً آدھا گوشت کھایا ہوا تھا۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں چاندی کا سیدھا سادہ رنگ تھا اور اس کی ساتھ والی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کے اوپر والا حصہ چوڑا اور چوکور تھا۔ میں نے بیٹھ کر اس انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ مجھ کو شک سا ہوا۔ میں نے انگوٹھی کا اوپر والا چوکور حصہ چادر سے صاف کیا تو صاف طور پر پڑھا گیا بشیر۔ یہ لفظ کھدا ہوا نہیں بلکہ ابھرا ہوا تھا، اور یہ بڑی خوبصورت انگوٹھی تھی۔ اس زمانے میں عموماً نوجوان لڑکے جو سونے کی انگوٹھی بنوانے کی ہمت رکھتے تھے وہ انگوٹھی پر اپنا نام بھی لکھوایا کرتے تھے۔ اس دیہاتی کا بیان لینے سے پہلے میں نے ایک کانسٹیبل کو یہ کہہ کر دوڑایا کہ وہ بشیر کے باپ خواجہ کو ساتھ لے آئے۔ اس دیہاتی سے پوچھا کہ یہ بازو اس کو کہاں سے ملا ہے۔ اس کا بیان سننے سے پہلے میں اس وقت کا اور اس وقت کا فرق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج کل لوگوں کے سامنے قتل کی واردات ہوتی ہے یا کسی لڑکی کو اٹھا کر گاڑی میں پھینکتے اور لے جاتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی عینی شاہد سامنے نہیں آتا۔ جو لوگ ملزموں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ رات کو سڑک پر کوئی زخمی پڑا ہوا ہو تو کوئی اس کے قریب نہیں جاتا کہ پولیس پکڑ لے گی۔ میں جس وقت کی واردات سنا رہا ہوں اس وقت کسی بھی شخص کو کوئی بھی مشکوک چیز نظر آتی تھی یا کسی زیر تفتیش واردات کا کوئی سراغ ملتا تھا تو فوراً تھانے اطلاع دیتا تھا۔ اس وقت پبلک کو یقین تھا کہ پولیس دیانتداری سے تفتیش کرتی ہے، اس واسطے پبلک پولیس کی مدد کرتی تھی۔ یہ دیہاتی خالص دیہاتی تھا اور بالکل ان پڑھ۔ اس کو یہ خیال آیا ہوگا کہ پولیس اس شخص کی قتل کی تفتیش کر رہی ہوگی۔ اس نے اپنا فرض سمجھا کہ یہ بازو پولیس کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ اس نے قصبے سے تقریباً 1 میل دور ایک جگہ بتائی جہاں سے اس کو بازو ملا تھا۔ وہ ایک ویرانہ تھا جہاں گہرے اور چوڑے کھڈ تھے اور زمین کٹی پھٹی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہاں کھائی ہوئی ایک لاش ہے جس کو گیدڑ وغیرہ نکال رہے تھے۔ اس دیہاتی کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ یہ تینوں قصبے کی طرف پیدل آ رہے تھے۔ وہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا۔ راستہ چھوٹا کرنے کی غرض سے وہ کھڈ کے اوپر سے گزر رہے تھے تو ان کو لاش کا کچھ حصہ نظر آیا، باقی زمین میں دبا ہوا تھا۔ ایک گیدڑ یہ بازو منہ میں اٹھائے جا رہا تھا اور 2 گیدڑ اس سے بازو چھین رہے تھے۔ ان دیہاتیوں نے اوپر سے گیدڑوں کو پتھر مارے تو وہ بازو وہیں پھینک کر بھاگ گئے۔ دیہاتی نیچے آئے، انہوں نے اس شخص کے بازو کو چادر میں لپیٹا اور کہا کہ تھانے لے جاؤ، اور وہ دونوں اس واسطے وہاں بیٹھ گئے کہ لاش کی رکھوالی کریں گے۔ مجھ کو خواجہ کا انتظار تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ انگوٹھی کو شناخت کر لے تو اس کو ساتھ لے جائیں۔ کچھ دیر بعد خواجہ آ گیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا۔ کانسٹیبل نے اس کو بتایا کہ ایک بازو برآمد ہوا ہے، چل کر دیکھیں کہ اس کے بیٹے کا ہی نہ ہو۔ اس نے اپنی بیٹیوں اور دامادوں کو بھی اطلاع کر دی اور وہ سب اس کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے ایک انگلی میں رنگ اور دوسری میں انگوٹھی دیکھی تو بہنوں کی چیخیں نکل گئیں۔ خواجہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ بلا شک و شبہ یہ بازو بشیر کا تھا۔ میں ان سب کو اور اپنے عملے کے 3-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر اس دیہاتی کی رہنمائی میں لاش والی جگہ پہنچا۔ پہلے بیان کیا ہے کہ یہ ایک ویرانہ تھا۔ اس وقت آبادی بہت کم تھی۔ کئی جگہیں ایسی تھیں جہاں سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا۔ یہ وسیع کھڈ تھے۔ اس کے 2 طرف کنارے مٹی کی دیواروں کے تھے، اونچے اور ٹوٹے پھوٹے، اور 2 طرف کھائیاں تھیں۔ کنارے زمین کے کٹے پھٹے تھے اور اس میں کہیں تنگ اور ذرا کشادہ ڈھالیں تھیں، کہیں اونچی کہیں نیچی۔ درخت بہت تھے۔ میں نے درختوں اور اونچے کناروں پر گدھ بیٹھے ہوئے دیکھے۔ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں لاش پڑی ہوئی ہے اور لاش کے پاس 2 دیہاتی کھڑے تھے۔
इस देहाती ने जो बाजू लेकर थाने गया था मुझ को वो जगह बताई जहाँ बाजू पड़ा हुआ था। वो जगह लाश से 30-35 कदम दूर थी। लाश को जाकर देखा तो इसको एक दरार में दबाया गया था। गहराई तकरीबन 2 फीट थी। नीचे का धड़ नंगा था और टांगों से बहुत सा गोश्त खाया हुआ था। एक पहलू से भी लाश नुची हुई थी। इधर से गीदड़ ने बाजू उतारा था। बाकी लाश भी मट्टी में दबी हुई थी। सीना और चेहरा सामने नहीं थे। मैंने लाश से मट्टी हटाई और इस दरार के दाएं बाएं की जमीन बता रही थी कि यहाँ से मट्टी लाश के ऊपर डाली गई थी। लाश नंगी हो गई तो मेरे कहने पर इसके चेहरे को एक आदमी ने हाथों से इतना साफ कर दिया कि आसानी से पहचाना जा सकता था। ख्वाजा, इसकी बेटियों और दामाद ने आगे होकर देखा और तस्दीक कर दी कि ये बशीर की ही लाश है। इनकी जो हालत हुई वो आपको किन लफ्ज़ों में बताऊं। छोटी बहन सदमे से बेहोश हो गई। बड़ी बहन बेहोश तो न हुई लेकिन होश में भी नहीं लगती थी। इसका खामिंद और बाप इसको काबू में करते थे लेकिन वो हाथ नहीं आती थी। अपने प्यारे और खूबरू भाई की ये हालत देखकर कोई बहन होशो हवास में नहीं रह सकती थी। ख्वाजा अपनी बेटियों को संभाल रहा था। इसके आंसू बह रहे थे और वो खामोश था। एक बेटे के बदले तुम्हारे 10 बेटे कत्ल कर दूंगा दुश्मनों, ख्वाजा ने बुलंद आवाज में कहा। तुम जो कोई भी हो तुम्हें मैं पकड़ूंगा और अपने हाथों से बदला लूंगा। फिर ख्वाजा वाही तबाही बकने लगा। कुछ देर बाद ऐसे लगता था जैसे ख्वाजा का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। खबर शहर में पहुंच गई थी। लोग इकट्ठे होते जा रहे थे। वहां करीब छोटा सा एक गांव था। वहां का नंबरदार आ गया था। कस्बे का नंबरदार भी मौजूद था। मैंने दोनों को कहा कि चारपाई का बंदोबस्त कर दें। नंबरदारों को इन हालात में अपनी ड्यूटी का पता होता था। कस्बे के नंबरदार ने चारपाई लाकर रखी और उस पर बशीर की लाश और इसकी बाकियात को रख दिया। मैंने ज़मीन पर बैठकर बरामदगी और हालत की तहरीर लिखी और लाश को सबसे पहले देखने वालों को तहरीर सुनाकर इनके अंगूठे लगवाए। ख्वाजा के दस्तखत करवाए और उसको उठाकर हेड कांस्टेबल के हमरा पोस्टमार्टम के लिए कस्बे के सिविल हॉस्पिटल भेज दिया। वहाँ खड़े देखने और तलाश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मालूम नहीं मकतूल कितने दिन पहले मारा गया था। मैंने लाश की जामा तलाशी की थी। इसकी कमीज की जेब में 10-12 रुपए थे। लाश का जो बाजू थाने में मेरे पास आया था, इसकी एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। इससे ये जाहिर हुआ कि ये वारदात इंतकामी कत्ल है और कातिल को पैसों और सोने की अंगूठी के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने लाश को गौर से देखा ताकि कहीं ज़र्ब या जख्म मिल जाए, लेकिन ना मिला। सर से कुछ खून निकला लगता था। मैंने बाल हटाकर देखा था। मुझको समझ नहीं आई कि ये कैसे जख्म थे और खून किस तरह निकला था। वहाँ से मैं ख्वाजा के महल्ले में चला गया। इब्तिदाई तफ्तीश वहीं जाकर होनी थी। ख्वाजा मुझको अपने घर ले जा रहा था, लेकिन मैंने वहाँ इस वास्ते बैठना अच्छा न समझा कि रात को लाश ले जाना था और इस घर में ज़बरदस्त आहो बका का आलम था। मुझको सुकून और खामोशी वाला माहौल दरकार था। नंबरदार मुझको अपनी बैठक में ले गया। मैंने सबसे पहले मकतूल के बाप ख्वाजा को बुलाया। ख्वाजा साहब, मैंने इसको कहा, आपका इस सदमे से जो हाल हो रहा है इसको मैं समझता हूँ, लेकिन अब ज़रूरत है कि आप आएँ और जज्बाती बातों से हटकर हकीकत की बातें करें। हमने कातिल को पकड़ना है। मैं अपनी तफ्तीश करूँगा, आप अपनी सुराग रसानी करें। गौर करें कि आपका दुश्मन कौन है और ये भी सुराग रसानी करें कि आपके बेटे का दुश्मन कौन था। मुझको शक है कि किसी की बेटी के साथ आपके बेटे के ताल्लुकात थे या किसी की बहू बेटी पर उसने दस्तराजी की होगी और गैरत वालों ने अपनी बेइज्जती का इंतकाम ले लिया। मैं आपसे अभी और कुछ नहीं पूछूंगा। मेरी तो हालत ही ख़राब हो चुकी है महबूब आलम साहब, उसने ज़ारो कतार रोते हुए कहा। मैं कातिल का सुराग लगा लूँगा। सुराग लगाना मेरा काम है, मैंने कहा। आप मेरी मदद करें। अब आप जाएं और अपनी बेगम को मेरे पास भेज दें। वो कुछ सोच में पड़ गया। मैं उसकी हर हरकत नोट कर रहा था। वो बेशक रोता था और गमज़दा लगता था, लेकिन मेरी निगाह में मुश्तबा था। अपनी बीवी को वो मेरे पास भेजने से घबरा रहा था। मैंने इसको एक बार फिर कहा कि वो चला जाए और बीवी को मेरे पास भेज दे। वो बेवकूफ़ सी लड़की है, उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा। वैसे ही इधर उधर की टिका दिया करती है। ख्वाजा साहब, मैंने कहा, बेवकूफ़ वो नहीं, इसने और उसकी माँ ने आपको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आपकी दौलत लुट रही है और आप अपने जवान बेटे से भी महरूम हो गए हैं। मैं जो कहता हूँ वो करें।
وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہر لحاظ سے بہت خوبصورت تھی اور وہ خواجہ کی پوتی کی عمر کی لگتی تھی۔ یہاں بیٹھ جاؤ عائشہ، میں نے اس کو کہا۔ وہ بیٹھ گئی تو میں نے کہا، جھوٹ نہیں بولنا عائشہ اور مجھ سے ڈرنا نہیں۔ دیکھو، ایک جوان آدمی قتل ہو گیا اور میں نے قاتل کو پکڑنا ہے۔ تم ایسی بے وقوفی نہ کرنا کہ کسی بات پر پردہ ڈال دو یا جھوٹ بول دو۔ مجھ کو تمہاری اور تمہاری ماں کی ہر بات معلوم ہے اور بشیر کے ساتھ تمہارا جو تعلق تھا وہ بھی معلوم ہے۔ مجھ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارا چال چلن کیسا ہے، تم نماز پڑھتی ہو یا دوسروں کے ساتھ عیش موج کرتی ہو۔ میری غرض یہ ہے کہ مجھ کو ہر بات سچ بتاؤ۔ جھوٹ بولو گی تو مجھ کو فوراً پتہ لگ جائے گا اور قتل کے شک میں پکڑی جاؤ گی۔ اس طرح میں نے اس کو پہلے تو ڈرایا، پھر اس کے ساتھ بے تکلفی کی باتیں شروع کر دیں جس میں ہمدردی کا رنگ زیادہ تھا۔ میں اس کو کہتا تھا کہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اس کی شادی بشیر کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی ماں نے اس کو ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا۔ اس طرح کہ میں نے اور بھی بہت سی باتیں کیں۔ اس کے چال چلن سے تو میں واقف تھا، لیکن اس کو میں نے جنت ارضی کی حور ثابت کر کے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ میں نے اس کو یہ یقین بھی دلایا کہ وہ جو کچھ بھی بتائے گی وہ اس کے خاوند کو یا کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکے گا۔ کیا تمہیں خواجہ صاحب نے کبھی بشیر کے ساتھ پکڑا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اکٹھے بیٹھے ہوئے 4-5 بار پکڑا تھا، اس نے جواب دیا۔ خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ بشیر کو ڈانٹ پھٹکار تو کی ہوگی؟ بہت، اس نے جواب دیا۔ شروع میں تو انہوں نے مجھ کو اتنا ہی کہا کہ بشیر کے ساتھ اس طرح مت بیٹھا کرو۔ مجھ کو سمجھاتے تھے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اور تم اس کی ماں ہو، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ جو آدمی مجھ سے 1 سال بڑا ہے میں اس کو اپنا بیٹا سمجھوں۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ میں نے تو بشیر کے ساتھ شادی کرنی تھی، ہماری آپس میں بڑی گہری محبت تھی۔ یہ میں جانتا ہوں، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے واسطے کہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ محبت کیسی تھی اور بشیر کے ساتھ تمہارا تعلق کس قسم کا تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ خواجہ صاحب تمہیں کیا کہتے تھے اور کس طرح بشیر سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے؟ میں بشیر سے الگ نہیں رہ سکتی تھی، اس نے کہا۔ اس کی محبت کے علاوہ یہ بھی سوچے کہ خواجہ صاحب کس عمر کے آدمی ہیں۔ پہلے تو خواجہ صاحب مجھ کو زبانی کلامی روکتے رہے اور جب دیکھا کہ میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے 2 مرتبہ مجھ کو مارا پیٹا بھی۔ انہوں نے بشیر کو بہت ڈانٹا اور ایک روز بشیر بول پڑا اور خواجہ صاحب کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ ذرا یاد کرو عائشہ، میں نے کہا۔ خواجہ نے بشیر کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کو گھر سے نکال دیں گے اور جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ ہاں جی، عائشہ نے کہا۔ خواجہ صاحب تو اور ہی زیادہ خطرناک باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہے تو میرا بیٹا، لیکن میں اس کو کسی روز غائب کر دوں گا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے بشیر کو بتایا۔ اس کے 2 روز بعد باپ بیٹے میں بہت لڑائی جھگڑا ہوا۔ مار پٹائی بھی ہوئی تھی؟ مار پٹائی تو نہیں ہوئی، اس نے جواب دیا۔ اگر میں بیچ میں نہ پڑ جاتی تو مار پٹائی بھی ہو جاتی، لیکن ہوا یہ کہ بشیر غصے میں باہر نکل گیا تو خواجہ صاحب نے میری پٹائی کر دی۔ تم اپنی ماں کو تو بتاتی ہوگی کہ خواجہ صاحب تمہیں مارتے پیٹتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بتاتی تھی، اس نے کہا، لیکن وہ مجھے تسلی دلاسے دے کر بہلا لیتی تھی۔ اور کیا کرتی وہ؟ میں نے کہا۔ شادی کا تو نام تھا، اس نے دراصل تمہیں خواجہ کے ساتھ بیچا تھا۔ مشکل تو یہی ہے نا جی، اس نے کہا۔ میری ماں نے تو میری قیمت وصول کی تھی اور سچی بات یہ ہے جی کہ وہ اب تک خواجہ صاحب سے قیمت وصول کر رہی ہے۔ میرے اکسانے پر اور ہمدردانہ حوصلہ افزائی سے متاثر ہو کر اس نے مجھ کو پوری تفصیل سنا دی کہ وہ خود اور اس کی ماں کس طرح خواجہ کو لوٹ رہی ہیں اور آگے چل کر وہ اس کی کچھ جائیداد بھی اپنے نام کروا لے گی۔ میں اگر اس کردار کو پوری طرح بیان کرنا چاہوں تو 250-300 صفحوں کی ایک کتاب لکھ سکتا ہوں، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ اس قسم کی مائیں اور بیٹیاں آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور دوسروں کے گھر اجاڑ رہی ہیں اور قتل کی وارداتوں کا باعث بن رہی ہیں۔ خواجہ صاحب جیسے دولت مند بھی موجود ہیں جو بڑی خوشی سے ان کے جال میں آ جاتے ہیں۔ مجھ کو یہ خوشی ہو رہی تھی کہ عائشہ پوری طرح میرے قبضے میں آ گئی تھی اور ہر بات مجھ کو اپنا ہمدرد دوست سمجھ کر اگلتی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑائی جھگڑا کب ہوا تھا؟ اس نے بتایا کہ بشیر کے لاپتہ ہونے سے 3 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ باپ بیٹے کی آپس میں بول چال بھی بند ہو گئی تھی، عائشہ نے کہا۔ مجھ کو بہت خطرہ نظر آنے لگا کہ اب کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔
ख्वाजा साहब कहते थे कि मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और बशीर कहता था कि मैं डरता हूँ कि बाप मेरे हाथों कत्ल ना हो जाए। ख्वाजा साहब ने अपनी बेटियों को जाकर बताया। इनकी बेटियां मेरे पास आईं, कहती थी कि मैं बशीर को समझाऊं, लेकिन मैं बड़ी मजबूर थी। बशीर नहीं मानता था, कहता था कि मैं इसी घर में रहूंगा और इस बाप के वास्ते ये घर जहन्नम बना दूंगा। मेरा ख्याल है आयशा, मैंने कहा, कि बशीर के दिल में तुम्हारी मोहब्बत इतनी गहरी उतरी हुई थी कि वो तुम्हारी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। मैंने इस पर अपना जादू पूरी तरह चलाने के वास्ते बशीर की मर्दानगी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, और इसके साथ ही आयशा के हुस्न और इसकी शख्सियत को इतना ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया कि वो आपे से बाहर हो गई। ये एक ऐसी कैफियत है जो किसी पर तारी करने के वास्ते बड़े पक्के उस्ताद की ज़रूरत होती है। इसका मुझको अच्छा तजर्बा था। मैं आपको क्या क्या बताऊं, उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। मेरे पहले खामिद से मेरी जान छुड़ाने की खातिर बशीर ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। ये तो खुदा का शुक्र है कि असल बात का किसी को पता नहीं लगा। आज तक सब लोग यही कहते हैं कि मेरा पहला खामिद चढ़े हुए नाले में गिर पड़ा था और डूबकर मर गया था। वहाँ ऊंचे किनारे पर कई एक लोग खड़े सैलाब देख रहे थे। बशीर ने मेरे खामिद के पीछे सैलाब में छलांग लगा दी। लोग आज तक बशीर की इस बहादुरी की तारीफें करते हैं कि बशीर मेरे खामिद को बचाने की खातिर इतने गहरे और जोश में आए हुए सैलाब में कूद गया था। ये वाकया मैंने सुना है, मैंने कहा। मैं खुद बशीर को बहादुर समझता रहा हूँ, लेकिन राज की एक बात है, आयशा ने कहा। वो तो बेचारा दुनिया से उठ गया है। अगर ये राज मैं आपको बता दूं तो कोई हर्ज नहीं। मेरा खामिद तैरना जानता था, वो डूबने वाला नहीं था और ना ही कभी इस सैलाब में डूबा है। मेरी शादी के बाद बशीर की और मेरी मुलाकातें होती रहती थीं। वो कहता रहता था कि मैं इसी सोच में गुम रहता हूँ कि तुम्हें इस खामिद से किस तरह आज़ाद कराऊँ। मुझको तो वो आदमी बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती थी कि ये मर जाए तो मेरी जान छूटेगी। वो सैलाब में डूबकर मर गया तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। राज की क्या बात थी? वही बताने लगी हूँ, उसने कहा। मेरे खामिद के डूबने के 1-2 रोज़ बाद बशीर से मेरी बड़ी लंबी मुलाकात हुई। उसने मुझको मुबारकबाद दी और ये बताया कि मेरा खामिद सैलाबी किनारे के ऊंचे किनारे से फिसलकर सैलाब में गिर पड़ा तो बशीर ये नारा लगाकर सैलाब में कूद गया कि मैं इसे डूबने नहीं दूंगा। बशीर ने दरअसल किया ये था कि मेरे खामिद के नीचे जाकर इसकी दोनों टांगें पकड़ लीं और नीचे को खींचा। मेरा खामिद पानी में चला गया और बशीर ने ऊपर उसको दबा लिया। लहरें बहुत ऊंची जाती थीं और वहाँ का पानी बड़ा जोरदार जोर का था। ऊपर से कोई देख नहीं सकता था कि बशीर क्या कर रहा है। बशीर ने यह किया कि मेरे खामिद को डबो दिया और खुद बाहर निकल आया और शोर शराबा किया। लोग दौड़े आए। मेरे खामिद की लाश कुछ दूर आगे से निकाली गई थी। बशीर ने लोगों को बताया कि वो मेरे खामिद को बचाने की कोशिश करता था और मेरा खामिद घबराकर उसके बाजू पकड़ लेता था। इस तरह वो डूब गया। क्या तुमने ये बात किसी और को भी बताई थी? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने यही बात बशीर से पूछी थी तो उसने बताया था कि सिर्फ एक दोस्त को उसने ये बात बताई थी। मेरे पूछने पर आयशा ने बशीर के इस दोस्त का नाम बता दिया। आयशा के साथ मेरी ये गुफ्तगू बहुत ही लंबी थी। मुझको आज तक याद है कि रात के 11 बज गए थे। ये इतनी लंबी गुफ्तगू मेरे लिए कलम बंद करना ज़रूरी नहीं। मुख्तसर बात यह है कि इसने मेरे दिल में पक्का शक बिठा दिया कि बशीर का कातिल उसका अपना बाप है। इतने में हेड कांस्टेबल पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ गया। मैंने आयशा को कुछ ज़रूरी बातें बताकर भेज दिया। बड़ी सख्ती से इसको कहा कि वो किसी से जिक्र न करे कि मेरे और उसके दरमियान क्या बातें हुई हैं। ख्वाजा को मैं अभी छेड़ना नहीं चाहता था। मेरा इरादा था कि कुछ शहादतें इकट्ठी हो जाएं तो मैं ख्वाजा को गिरफ्तार कर लूं और फिर इससे पूछगछ करूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखा था कि मौत 6 या गालिबन 7 रोज़ पहले वाक़ई हुई थी। इसमें लाश की हालत पूरी तरह बयान की गई थी। एक बात ऐसी लिखी हुई थी कि मुझको अच्छा खासा धक्का लगा। बात यह थी कि डॉक्टर ने मौत का बायस ये लिखा कि मकतूल की खोपड़ी के पीछे से एयर गन का एक छर्रा दाखिल हुआ और खोपड़ी में से गुजरकर दिमाग में रुक गया। इसी तरह एक और छर्रा खोपड़ी में दाएं कान के जरा ऊपर से दाखिल हुआ और वो भी दिमाग के अंदर जाकर रुक गया। डॉक्टर ने दोनों छर्रे लिफाफे में बंद करके भेजे थे। तब मुझको पता लगा कि सर से खून क्यों निकला था।
میں نے दोनों छर्रे देखे। ये जरा जरा पिचके हुए थे और ये एयरगन के छर्रे थे। आप जानते होंगे कि एयरगन किस किस तरह फायर कर होती है। यह हवा के जोर से फायर करती है, लेकिन इसके छर्रे में इतनी ताकत नहीं होती कि दूर से चलाया जाए तो इंसान की खोपड़ी को तोड़ सके। ये सिर्फ इस सूरत में मकतूल की खोपड़ी में दाखिल हुए होंगे कि एयरगन की नाली मकतूल के सर के साथ लगी हुई थी या फिर 2-3 फीट दूर थी। इन छर्रों के पीछे बारूद का धमाका नहीं होता कि ये खोपड़ी से पार निकल जाए। खोपड़ी ने इनकी रफ्तार सुस्त कर दी और दिमाग ने छर्रों को अपने अंदर रोक लिया। ये एक अच्छा सुराग मिल गया था। मैंने अब इन छर्रों को और माहिरीन के पास भेजना था और वहां से रिपोर्ट हासिल करना था। अब मैंने ये देखना था कि ख्वाजा के घर में एयरगन है या नहीं, या एयरगन है तो किसके पास है। इतने बड़े कस्बे में ये मालूम करना कि कौन कौन से घर में एयरगन है कोई आसान काम नहीं था। एयरगन का लाइसेंस तो होता ही नहीं, हर कोई इसको रख सकता है। मेरी इत्तला के मुताबिक ख्वाजा के घर में एक नौकरानी और 2 नौकर थे। मैंने इन सबको बुलवाया। पोस्टमार्टम के बाद मकतूल की लाश घर आ गई थी। तीनों नौकर आ गए। मैंने सबसे पहले नौकरानी को बुलाया। वो अधेड़ उम्र औरत थी और नुमाया तौर पर कांप रही थी। मैं से कोई बात पूछता था तो वो जवाब देने की बजाय इधर उधर देखती थी, जैसे भाग जाने का रास्ता देख रही हो। इसके बाद दोनों नौकरों को बारी बारी बुलाया। इनका रद्द अमल भी यही था। हर नौकर के साथ जो सवाल जवाब हुए वो सुनाने की ज़रूरत नहीं। ये समझ लें कि वो बात करते हुए इतना डरते थे जैसे इनको थानेदार का इतना डर नहीं जितना ख्वाजा का है। मेरी हौसला अफजाई से उन्होंने जो कुछ बताया वो तकरीबन वही था जो मुझको दूसरे लोगों से और आयशा से मालूम हो चुका था। इनमें एक जवां साल नौकर ज़रा होशियार और अक्लमंद लगता था। उसने कुछ ऐसी बातें की जो ख्वाजा के हक में जाती थीं। वो कहता था कि ख्वाजा बहुत ही अय्याश और बदकिरदार आदमी है, लेकिन अपने बेटे के साथ इसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैंने इस नौकर को कहा कि वो इस दिन को याद करे जिस दिन बशीर घर से निकला और वापस नहीं आया था। वो दिन मुझको अच्छी तरह याद है जनाब, उसने कहा। वो मुझको ये कहकर गया था कि मैं 2 दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ और दोपहर तक वापस आ जाऊँगा। मैंने इसको खेतों की तरफ जाते देखा था। क्या वो अकेला था? मैंने पूछा। अगर वो दोस्तों के साथ गया था तो वो कौन थे? मैंने उसको अकेला ही जाते देखा था। उस वक्त ख्वाजा साहब कहाँ थे? ख्वाजा साहब अंदर सोए हुए थे, उसने जवाब दिया। उनका जिस्म टूट रहा था। इस नौकर को मैंने कुरेदने और खंगालने की बहुत कोशिश की, लेकिन काम की बात मालूम न हुई। आयशा की बाबत उसने बेजारी के लहजे में बताया कि ख्वाजा साहब अपने आप को बड़ा उस्ताद और बादशाह समझते हैं, लेकिन फजूल सी एक औरत और उसकी बेटी के हाथों लुट रहे हैं। और आयशा बाप की भी और बेटे की भी, दोनों की ही चक्करबाजियों से जिंदगी खराब कर रही है। इस नौकर की बातों से मुझको ऐसे पता लगता था जैसे ये ख्वाजा का खास नौकर था और ख्वाजा इसके साथ ज़ाती बातें भी किया करता था। मैंने इससे पूछा तो उसने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। मैं आपको सच बताऊं, उसने कहा 10-12 रोज़ हो गए हैं मैं ख्वाजा साहब की टांगें दबा रहा था। ख्वाजा साहब ने पी हुई थी और बड़े अच्छे मूड में थे। मेरे साथ बातें करते करते आयशा पर बात आ गई तो कहने लगे कि मैं शायद इस लड़की को तलाक दे दूं। मैंने पूछा क्यों ख्वाजा साहब? उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। मेरे बेटे को ये औरत ख़राब कर रही है और किसी रोज़ मेरे बेटे को मेरा दुश्मन बना देगी। मेरी इतनी जायदाद का वारिस मेरा यही एक बेटा ही है। मैं नहीं चाहता कि आयशा का बेटा हो जाए तो जायदाद इन चोरों के पास चली जाए। मैंने इनको कहा ख्वाजा साहब, अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि इस लड़की को आप वैसे ही घर में रख सकते हैं, लेकिन जनाब घर में वही होने लगा जिसका ख़तरा ख्वाजा साहब को नज़र आ रहा था। मैंने देखा कि ख्वाजा साहब बेटे को डांट फटकार तो कर देते थे, लेकिन बहुत परेशान रहने लगे थे। उन्होंने अपनी इस बेगम की भी खूब पिटाई की थी। मैंने इस नौकर से पूछा कि ख्वाजा के घर में एयरगन है या बशीर ने एयरगन रखी हुई है, तो नौकर ने बताया कि एयरगन नहीं है, 2 नाली बंदूक है। रात गुजर गई थी, मैंने 1 मिनट भी आराम नहीं किया था। मैं थाने चला गया और थाने में ये कहकर अपने घर गया कि कुछ मुखबिरों को बुलाया जाए और ख्वाजा के 3 गुंडों को भी बुलाकर बिठा लिया जाए। घर जाकर मैं नहाया और तकरीबन 2 घंटे आराम किया। वापस थाने आया तो 3 मुखबिर आए बैठे थे। मुझको बशीर का वो दोस्त याद आ गया जिसका नाम आयशा ने लिया था
और कहा था कि बशीर ने इसको बताया था कि इसने आयशा के पहले हामिद को डबोकर मारा था। मैंने इस दोस्त को बुलवाया। उसके आने तक मुखबिरों को अपने पास बिठाकर कहा कि मालूम करें कि एयरगन किस किस के पास है। इनको और भी कुछ हिदायत दी। बशीर का वो दोस्त आ गया। मैंने उसको अपने पास बिठा लिया। ये पहले भी मेरे पास आ चुका था। मैं पहले भी तुम्हें बुला चुका हूँ, मैंने इससे कहा। उस वक्त बात और थी कि बशीर लापता है, अब वो कत्ल हो चुका है। तुम भी मेरी तरह चाहते हो कि कातिल को पकड़कर फांसी के तख्ते पर खड़ा किया जाए। अब दिमाग पर ज़रा ज़्यादा जोर दो और मुझको छोटी छोटी बातें भी बताओ। क्या तुम्हें बशीर ने बताया था कि उसने आयशा के हामिद को सैलाब से बचाने के बहाने उसको डबोकर मार दिया था? वो अब दुनिया में नहीं। ये राज लोगों के सामने आ भी गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगा कि तुमने मुझको इसके बाबत कुछ बताया है। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। तो थानेदार साहब, उसने कहा, ये राज एक नहीं दो हैं। आयशा का हामिद नाले के किनारे से वैसे ही नहीं गिर पड़ा था, उसको गिराया गया था। ये राज सिर्फ मेरे पास है। बशीर अक्सर कहा करता था कि आयशा को किसी तरह हामिद से निजात दिलवाऊं। वो कत्ल के ऐसे तरीके सोचता रहता था कि ये पता ही ना लगे कि ये कत्ल की वारदात है, लेकिन कोई तरीका ठीक नहीं लगता था। नाले में सैलाब आया तो बशीर, मैं और हमारा एक और दोस्त बारिश रुकने के बाद नाले के किनारे किनारे वहां तक चले गए जहां 10-12 आदमी खड़े चढ़े हुए नाले को देख रहे थे। वहां बहुत ऊंचाई है और वहां नाले का मोड़ है। पाट भी तंग है, जिस वजह से वहां सैलाब का जोर और जोश देखने वाला होता है। इन आदमियों में आयशा का हामिद भी था, जो किनारे के बहुत करीब खड़ा था। बशीर उसके करीब रुक गया। तमाशाइयों के पीछे 2 कुत्ते आपस में अचानक लड़ पड़े। सब तमाशाइयों ने पीछे देखा। इसके साथ ही बशीर की सख्त घबराई हुई आवाज आई, भोला गिर पड़ा है, डूब जाएगा, भोला गया। सबने नीचे देखा। भोला आयशा का हामिद डुबकियां खाता और हाथ पांव मारता जा रहा था। बशीर सैलाब में कूद गया। मैं तो हैरान हो गया कि बशीर ने ये क्या किया। वो जिसको कत्ल करना चाहता था, उसको बचाने के वास्ते खतरे में कूद गया। लोगों को तो पता ही नहीं था। वो तो बशीर की तारीफें कर रहे थे। आगे जाकर पाट चौड़ा और किनारे नीचे थे। सब उधर दौड़ते गए। बशीर ने भोले को सैलाब से निकालकर जमीन पर लिटाया। सब बहुत खुश थे कि बशीर ने भोले को बचा लिया है, लेकिन जाकर देखा तो भोला मरा हुआ था। बशीर ने सबको बताया कि भोला उसको भी अपने साथ डबो रहा था। सबने उसका बयान सच मान लिया। बाद में बशीर ने मुझको बताया कि जब कुत्ते लड़ पड़े और सबने उधर देखा तो बशीर ने भोले को अपना कूला मारकर सैलाब में गिराया था। भोला ऐन किनारे पर खड़ा था। वो आसानी से गिर पड़ा। बशीर उसके पीछे उसको बचाने के वास्ते नहीं, बल्कि उसको डबोकर मारने के वास्ते सैलाब में कूदा था। उसने मुझको ये भी बताया था कि जब वो भोले को सैलाब से बाहर लाया था तो उस वक्त वो सांस ले रहा था और बेहोश था। बशीर ने उसके नाक और मुंह पे हाथ रखकर उसको मारा था। मेरे अंदर जो शक पैदा हो गया कि भोले के भाइयों वगैरह ने अब इंतकाम लिया है। मुझको ये बातें मालूम करनी थी। एक ये कि इन लोगों को ये मालूम हो गया है या नहीं कि भोले को बशीर ने कत्ल किया था, और दूसरी बात ये कि भोले के अगर भाई हैं तो किस फितरत के हैं, क्या वो कत्ल करने की हिम्मत रखते हैं। एक बात बताओ, मैंने बशीर के इस दोस्त से पूछा, क्या तुम ये समझते हो कि भोले के कत्ल की वारदात सिर्फ तुम्हारे दिल में एक राज की तरह है? नहीं जनाब, उसने जवाब दिया। कभी मेरा ख्याल था कि सिर्फ मैं ही इस राज से वाकिफ हूँ, लेकिन बशीर में ये खराबी थी कि कोई बात दिल में नहीं रखता था, बल्कि भी मारा करता था। हमारे दूसरे दोस्तों को भी इस वारदात का इल्म था। बशीर ने मुझको बताया था कि उसने ये बात आयशा को भी बता दी है। मुझको यकीन है कि आयशा ने अपनी माँ को ज़रूर बताई होगी। आयशा और इसकी माँ ओछी औरतें हैं, उन्होंने इस बात को मालूम नहीं कहाँ कहाँ फैलाया होगा। अब एक और बात बताऊं, मैंने पूछा, क्या बशीर के महल्ले में या भोले के महल्ले में किसी के पास एयरगन है? अगर तुम नहीं जानते हो तो इस वास्ते जासूसी करो। वो शहर जैसे कस्बे का रहने वाला था, पढ़ा लिखा भी था। वो जानता था कि एयरगन क्या होती है। एक को तो मैं जानता हूँ जनाब, उसने कहा। वो साथ वाले महल्ले में का रहने वाला है, इंडियन एयरफोर्स में कारपोरल है। उसके पास एक एयरगन मौजूद है। जब कभी छुट्टी पर आता है तो एयरगन लेकर बाहर निकल जाता है और परिंदे मार लाता है। एयरफोर्स का कारपोरल फौज का नायक समझ लें।
नाइक की तरह वर्दी के बाजुओं पर 2 पट्टियां लगाता है जिन्हें स्ट्राइप कहते हैं। ये कारपोरल मुसलमान था। वो कब छुट्टी पर आया था? मैंने पूछा। क्या उन दिनों आया था? हाँ जी, उसने जवाब दिया। बशीर लापता हुआ तो वो यहीं था। मुझको ये भी मालूम है कि वो 10 दिन की छुट्टी पर आया था। परसों तरसों वापस गया है। वो मंगनी कराने आया था और मंगनी हो गई है। वो चुप हो गया जैसे उसको कुछ याद आ गया हो। फिर उसने कहा कि उसकी मंगनी भोले की बहन के साथ हुई है। इनकी आपस की रिश्तेदारी है? नहीं, उसने जवाब दिया। ज़ात एक ही है। वैसे भोले के बड़े भाई के साथ इसकी बड़ी गहरी दोस्ती है। मेरा ख्याल है कि ये मंगनी इनकी दोस्ती की वजह से हुई है। मैंने इससे कुछ और बातें पूछी लेकिन वो मज़ीद कुछ नहीं बता सका। मैंने इसको कहा कि मेरे साथ इसकी जो बातें और सवाल जवाब हुए हैं ये किसी और को ना बताए और ये मालूम करने की कोशिश करे कि जिस रोज़ बशीर लापता हुआ था इस रोज़ वो किसके साथ बाहर गया था और क्या किसी ने उनको इस तरफ जाते हुए देखा था। कुछ और बातें समझाकर मैंने उसको रुखसत कर दिया। ख्वाजा के एक नौकर ने बताया था कि बशीर इसको बताकर गया था कि वो 2 दोस्तों के साथ जा रहा है और दोपहर तक वापस आ जाएगा। नौकर ने इसको खेतों की तरफ जाते देखा था। मुझको सोच आ गई कि अगर उसने नौकर को बताया था तो आयशा को ज़रूर बताया होगा। मैंने उसी वक्त एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि आयशा को अपने साथ लेकर आए। मैंने बड़ी तेज़ी से हर कार्रवाई करनी थी। यह अब कत्ल केस था। मैंने ख्वाजा को जहन से नहीं निकाला था। वो मेरा मुश्तबा था लेकिन एयरगन 2 छर्रों ने मेरे दिमाग को किसी और तरफ कर दिया था। ख्वाजा के गुंडों को मैंने थाने में उठाया हुआ था। इनको मालूम नहीं कितने दिन उठाए रखना था। मैंने एएसआई को कहा कि इनके घरों में इत्तला कर दो कि इनका खाना थाने पहुंचा दिया करें। आयशा आ गई। उसके साथ एक नौकर भी था। आयशा की आंखें और चेहरा बता रहा था कि वो बहुत रोती रही है। वो दिन याद करो आयशा, जिस दिन बशीर घर से निकला और वापस नहीं आया। मैंने कहा। वो तुम्हें कुछ बताकर निकला था? उसने अपने दिमाग पर जोर दिया जो उसके चेहरे से जाहिर होता था। हाँ जी, उसने कहा। कहता था कि 2 दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, खाना वापस आकर खाऊंगा। यह नहीं बताया कि दोस्त कौन है? मैंने पूछा। और वो कहाँ जा रहा है? नहीं, उसने जवाब दिया। वो बड़ी जल्दी में बाहर निकल गया था। तुमने अपनी माँ को बताया था कि बशीर ने तुम्हारे खामिद भोले को दबोकर मार दिया था? मैंने कहा। बेटियां हर बात अपनी माँ को ज़रूर बताती हैं। क्या नहीं बताना चाहिए था? उसने पूछा। मैंने वैसे ही कहा है, मैंने बेपरवाही से कहा। बता दिया था तो क्या हुआ? मैंने उसके साथ इस तरह बातें की कि वो समझ ना सकी कि मेरा मकसद क्या है। मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि उसकी माँ ने ये बात जाहिर कर दी होगी और ये राज आयशा के पहले ससुराल तक पहुंच गया था। आयशा ने साफ बात तो नहीं की लेकिन मुझको ये यकीन हो गया कि उसकी माँ ने इस राज को राज नहीं रहने दिया था। आयशा को मैंने घर भेज दिया। मैंने 2 मोअज़्ज़िज़ीन को थाने बुलवाया। वो आए तो इनसे भोले के घर की बातें पूछीं। मेरा दिमाग एक ख़ास लाइन पर काम कर रहा था और मेरे दिमाग पर एयरगन सवार थी। मुझको बताया गया कि भोले के बड़े भाई रहमान की बड़ी गहरी दोस्ती इंडियन एयरफोर्स के कारपोरल सलीम के साथ है। सलीम रहमान की छोटी बहन के साथ शादी करना चाहता था लेकिन रहमान के वालिदैन सलीम को ये रिश्ता देने पर राज़ी नहीं थे। रहमान और सलीम की दोस्ती बड़ी गहरी है। रहमान ने अपने वालिदैन के साथ ऐसी शदीद नाराज़गी का इजहार किया जिसको वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अपने बेटे की खुशी की खातिर उन्होंने अपनी बेटी की मंगनी सलीम के साथ कर दी। मैं अब बात को इस तरह लंबा नहीं करना चाहता था कि फ़लाँ बात फ़लाँ शख्स से मालूम हुई। मैंने कहा पूछा, उसने क्या जवाब दिया। मैं मुख्तसर बात बताता हूँ। मेरा दिमाग इतना ज़्यादा सोचता था कि सर में दर्द शुरू हो जाता था। एक ही दिन में मुझको बहुत सारी बातें मालूम हो गईं। कारपोरल सलीम और उन दिनों वो पेशावर में तैनात था। जब कभी छुट्टी पर आता था तो रहमान को साथ लेकर परिंदों की शिकार को ज़रूर जाता था। उसके पास एयरगन होती थी। बशीर और सलीम की आपस में बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी। 2 मुखबिरों ने बताया कि बशीर की गुमशुदगी के दिन से 1 या 2 दिन पहले बशीर को सलीम और रहमान के साथ देखा गया था। कारामद बात ये मालूम हुई कि गुमशुदगी के दिन बशीर को खेतों में से गुजरते देखा गया था। वो उस तरफ जा रहा था जिस तरफ वो जगह थी जहाँ से उसकी अधखाई लाश मिली थी। ये तो ख्वाजा के नौकर ने मुझको पहले ही बता दिया था। इसके अलावा मेरा एक मुखबिर एक ऐसे आदमी को मेरे पास ले आया जिसने बशीर को उधर जाते देखा था और एक और तरफ कारपोरल सलीम को रहमान को उसी सिमत को इकट्ठे जाते देखा लेकिन वो बशीर से दूर थे।
ऐसी शहादत एक भी नहीं मिली कि इन तीनों को कहीं इकट्ठे देखा गया था। रहमान की बाबत ये मालूम हुआ कि वो दिलेर आदमी है और गुंडे और बदमाश भी उसकी इज्जत करते हैं। वो अपना रौब रखने वाला और इज्जत व हमीयत पर मरने वाला आदमी है। इस शहादत और इन मालूमात से मेरा केस इतना सा भी नहीं बनता था कि मैं रहमान को मुश्तबा समझकर थाने बुला लेता। सोच कर मैंने इसको थाने बुला लिया। इसकी बाबत तो सुना था कि दिलेर आदमी है, लेकिन मेरे सामने आकर वो घबराहट और डर को छुपा नहीं सका। वो जब बोला तो उसकी ज़बान उसके काबू में नहीं थी। ओह, डरो नहीं रहमान, मैंने इसको कहा। मैंने तुम्हें किसी तफ्तीश के सिलसिले में नहीं बुलाया, न तुम्हारा किसी वारदात के साथ कोई ताल्लुक है। एक अजीब बात मालूम हुई है, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम्हें भी मालूम है या नहीं। तुम्हारा छोटा भाई भोला डूबकर मरा था और बशीर ने उसको बचाने की कोशिश की थी। मुझको अब पता लगा है कि बशीर ने इसको बचाया नहीं था बल्कि इसको डबोया था। मेरा ख्याल है तुम्हें ये पता नहीं। नहीं जी, उसने कुछ और भी कहने की कोशिश की, लेकिन ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी। मैं तो खुश हूँ रहमान, मैंने कहा। अगर तुम्हारे भाई को बशीर ने डबोया था तो देख लो वो खुद कैसे खौफनाक अंजाम को पहुँचा है। उसकी लाश गीदड़ों और कुत्तों ने खाई है। मुझको तुम्हारे साथ हमदर्दी है। तुम लोगों ने गलती की थी कि बशीर की बातों में आ गए। मैं जानता हूँ कि इस सैलाब में कोई आदमी डूब नहीं सकता। क्या तुम्हारा भाई तैरना नहीं जानता था? जानता था जी, उसने जवाब दिया। रहमान भाई, मैंने दोस्तों की तरह कहा, तुम मेरे मुसलमान भाई हो। मैं इस जज्बे से तुम्हारे साथ बात की है कि वरना मुझको क्या, कोई जिए कोई मरे। वैसे तुम लोग बहुत शरीफ हो या बेवकूफ़ हो। तुम उस वक्त थाने में आते हो और कहते हो कि तुम्हें शक है कि तुम्हारे भाई को कत्ल किया गया है। इस वक्त मुझे ज़रा सा भी शक नहीं हुआ था, उसने कहा। लेकिन मेरे भाई, मैंने बनावटी आह लेकर कहा, जिस तरह किसी की लिखी होती है वो इसी तरह दुनिया से जाता है। वो मुझसे डरा हुआ था। उसने देखा कि थानेदार तो दोस्तों की तरह बोल रहा है तो उसकी ज़बान चल पड़ी। ये तो सदमे वाली बात है कि तुम्हारा भाई फोत हो गया है, मैंने कहा। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि ये लड़की आयशा तुम्हारे घर से निकल गई। ये बड़े गंदे चाल चलन की लड़की है और तुम शरीफ लोग हो। इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करते करते मैंने उससे कहलवा लिया कि 2-2.5 महीने पहले उसको पता लगा था कि उसके भाई को बशीर ने डबोकर मारा था, लेकिन इतने अरसे बाद मालूम होने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसने कहा, चलो, कातिल को सजाए मौत मिल गई है। तुम चलो रहमान, अपना काम काज करो और सदमा पी जाओ। मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि वो इत्मीनान के साथ गया है, कि इस पर शक नहीं किया जा रहा। मैंने दूसरी कार्रवाई ये की कि डाक खाने गया और पोस्टमास्टर को रहमान के घर का एड्रेस देकर कहा कि इस एड्रेस पर कोई भी खत आए तो वो मुझको थाने में दिया जाए और ये राज रहे। फिर उसने पूछा कि यहाँ से बाहर जाने वाली डाक कितने बजे लेटर बक्स से निकाली जाती है। उसने वक्त बताया तो मैंने उसको हुक्म दिया कि उस वक्त मेरा एक ASI आ जाया करेगा और तमाम डाक देखा करेगा। कोई ख़त खोला नहीं जाएगा, सिर्फ एक एड्रेस वाला ख़त रोका जाएगा। ये एड्रेस कारपोरल सलीम का था। मेरे पास ख्वाजा के 3 गुंडे थे। इनमें एक सज़ा याफ्ता मुजरिम भी था। उनके साथ हमारा रवैया कुछ और होता था। ये लोग हमारे काम भी आया करते थे, बड़ी कारामद मुखबिरी करते थे। मैंने 2 दिन और 2 रातें इन पर लगा दी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ये मुझको यकीन दिलाते थे कि ख्वाजा ने अपने बेटे को कत्ल नहीं कराया। मैंने तन्हा बैठकर और फिर अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर राजा अफरासियाब खान को पास बिठाकर बहुत सोचा और वारदात का बाल बाल अलग कर कर इस पर गौर किया। हमारे दिमाग हमें हर जाविये से होते हुए इस नुक्ते पर ले आते थे कि ख्वाजा अपने बेटे को कत्ल करवाता तो एयरगन इस्तेमाल ना करता। इसके पास 2 नाली वाली बंदूक थी, या वो ऐसा तरीका इख्तियार करता कि लाश का सुराग ही ना मिलता। हर पहलू को देखा, मुखबिरों की और दूसरे लोगों और ख्वाजा के काबिल एतमाद नौकर की भी बातें सुनी। ख्वाजा बेगुनाह मालूम होता था। बेटे को दफन करने के 3-4 दिनों बाद ख्वाजा थाने आया। वो इन चंद दिनों में ज़ईफ़ुल उम्र नज़र आने लगा था। इसकी चाल ढाल भी 80-90 साल बूढ़े जैसी हो चुकी थी। बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया था और इसका अंदाज और जोशो खरोश जवानों जैसा था। वो रौब से बातें करता था, लेकिन अब इसकी ये हालत थी कि मेरे सामने आकर इस तरह कुर्सी पर बैठा जैसे कोई बहुत ही थका हुआ इंसान गिर पड़ा हो।
कुछ देर तक तो वो बोला ही नहीं। मेरी तरफ देखते देखते उसके आंसू निकल आए। कोई सुराग मिला? उसने बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। मिल जाएगा ख्वाजा साहब, मैंने कहा। दिन रात हमने एक कर रखा है, कातिल नहीं बच सकेगा। उसकी सिसकियाँ और हिचकियाँ कंट्रोल में नहीं आ रही थीं। कुछ देर बाद वो अपने आप में आया और बोला, मैं बीवी को तलाक दे रहा हूँ। उसने कहा, यह हादसा उसी की वजह से हुआ है। ये मेरा गुनाह था महबूब आलम साहब, लेकिन सज़ा मेरे बेटे को मिली। एक बेटा ही तो मेरी दौलत था। अभी तलाक न दें। मैंने उसको मशवरा दिया, इसमें आपकी ही बदनामी है। ये काम करें कि इस लड़की को अपने पाँव के नीचे दबा लें और उसकी माँ को अपने घर में आने से रोक दें। मैं तो अपने बेटे की कब्र पर जाते हुए भी शर्माता हूँ। उसने कहा, ख्वाजा, मजबूत करें अपने आप को और हौसला करें। मैंने कहा, अभी कोई फैसला ना करें, आपकी जहनी हालत ठीक नहीं। ऐसी ही रंजो गम की बातें करके वो चला गया। 2 या 3 रोज़ गुजरे होंगे कि डाकखाने से एक लिफाफा डाकखाने के लिफाफे में बंद डाकिए के ज़रिए मुझ तक पहुंचा। मैंने खोला। ये ख़त पेशावर से कारपोरल सलीम की तरफ से था और रहमान को लिखा गया था। आज मुझको पूरी इबारत और अल्फाज तो याद नहीं हैं, लेकिन उसका मतलब ये था कि ये ज़ाहिर हुआ कि रहमान ने सलीम को लिखा था कि बशीर की लाश बरामद हो गई है और तफ्तीश हो रही है। रहमान ने यह भी लिखा था कि पुलिस तफ्तीश में नाकाम हो जाएगी। कोई ऐसे अल्फाज नहीं लिखे गए थे जिनसे असल राज जाहिर होता, लेकिन असल मतलब समझना मुश्किल नहीं था। सलीम ने लिखा था कि तुम बेफिक्र रहो। यह भी लिखा था कि ख़त बहुत एहतियात से लिखा करना। तकरीबन 3 घंटे बाद ASI डाकखाने से एक और ख़त लाया। यह ख़त रहमान की तरफ से सलीम को पोस्ट किया गया था। डाक निकलने के वक्त ASI डाकखाने चला गया था। तमाम डाक चेक करने पर उसको कारपोरल सलीम के नाम एक ख़त मिल गया। मैंने खोलकर पढ़ा। रहमान ने लिखा था कि मैं तुम्हें ये इत्तला दे चुका हूँ कि बशीर की लाश बरामद हो गई है। कल मुझको थाने बुलाया गया था। मैं बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन मैं बहुत हैरान हुआ कि थानेदार ने मेरे साथ हमदर्दी की बातें की और मुझको रुखसत कर दिया। रहमान के साथ मैंने जो बातें की थी वो इसने ज़रा इख्तिसार के साथ सलीम को लिखी थी। इसके बाद इसने अपनी राय लिखी थी कि थानेदार के इस रवैये से मुझको तसल्ली हो गई है। आप भी तसल्ली में रहें। मुझको असल अल्फाज और फ़िक्रें अब याद नहीं, असल मतलब और लुब्बे लुबाब याद है। इन दोनों खतूत से साफ जाहिर होता था कि ये दोनों बशीर के कत्ल के मुल्जिम हैं। मेरी ये चाल कामयाब रही कि मैंने रहमान को बुलाकर हमदर्दी की बातें की थी। मैंने सोचा था कि ये कत्ल का मुल्जिम हुआ तो सलीम को ज़रूर ख़त लिखेगा। मैंने ख्वाजा के गुंडों को छुट्टी दे दी। एक कांस्टेबल को भेजा कि रहमान को अपने साथ ले आए। मैं खुद ये दोनों ख़त लेकर DSP के पास चला गया। वो अंग्रेज़ था, जुराइम के मामले में बहुत ही सख्त आदमी था। तफ्तीश में कोताही करने वाले थानेदार को माफ़ करता ही नहीं था। कत्ल की इस वारदात की रिपोर्ट उस तक पहुंची हुई थी और मेरी रोज़ बरोज़ तफ्तीश की रिपोर्ट उस तक पहुंचती रहती थी। उसको मेरी इत्तला दी गई तो उसने मुझको फ़ौरन अंदर बुला लिया। किस वास्ते आया? उसने पूछा। कुछ किया है या सिर्फ बात बोलेगा? बहुत कुछ किया है साहब बहादुर, मैंने कहा। आपका हुक्म चाहिए। उसने मुझको बैठने का इशारा किया और मैं बैठकर उसको बताने लगा कि रहमान को बुलाकर मैंने क्या बातें की थी और फिर डाक चेक करने का क्या इंतज़ाम किया। उसके नतीजे में ये 2 ख़त मिले हैं। दोनों ख़त उसके आगे रखे। वो उर्दू बोल और समझ सकता था, पढ़ नहीं सकता था। उसने कहा कि खतूत को पढ़कर सुनाऊं। मैंने दोनों पढ़कर सुनाए। गुड, उसने कहा, दोनों को पकड़ो। मैंने उसको बताया कि कारपोरल सलीम को पेशावर जाकर पकड़ने के वास्ते उसके कमांडिंग ऑफिसर के नाम सरकारी चिट्ठी की ज़रूरत है। उसने अपने PA को बुलाया और उसको कहा कि वो एक चिट्ठी तैयार करे। मैं चिट्ठी लेकर थाने आया तो रहमान मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ था। उसने बेतकल्लुफ़ दोस्तों की तरह मेरे साथ हाथ मिलाया। मैं दोस्तों ही की तरह उसको मिला और उसका हाथ पकड़े हुए उसको अपने दफ्तर में ले गया। बैठ जाओ रहमान, उसको बिठाकर मैंने कहा। मुझको अपना हमदर्द और दोस्त समझो। मैं दोस्ती का हक़ अदा करूँगा। शर्त यह है कि तुम ये बता दो कि बशीर के सर में एयर गन के छर्रे तुमने चलाए थे या सलीम ने? यकलख्त उसका रंग लाश की तरह सफ़ेद हो गया। उसकी आंखें, जिनमें जवानी की चमक थी, ऐसा रंग इख्तियार कर गईं जैसे ज़ईफ़ुल उम्र आदमी की आंखें होती हैं। मुझको मालूम था कि इसकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलेगा।
रहमान भाई, मैंने उसको बड़े प्यार से कहा, तुम अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह सकते। तुम्हारे और सलीम के खिलाफ शहादत मुकम्मल हो चुकी है। तुम जिधर से भी इस इल्ज़ाम से निकलने की कोशिश करोगे, उधर कोई न कोई शहादत तुम्हारे रास्ते में खड़ी होगी। मैं तुम्हें बचने की सूरत बताता हूँ। तुमने अपने भाई के खून का बदला लिया है, इस वजह से मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी पैदा हो गई है। अगर तुम खुद बयान दे दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि सजाए मौत नहीं होने दूंगा, और ये भी करूँगा कि ये मुकदमा ऐसा तैयार करूँ कि तुम जेल में बरी हो जाओ। उसकी हालत बिगड़ती गई। मैंने पानी मंगवाकर उसको पिलाया और उसको तैयार करने लगा कि वो बयान दे दे, लेकिन उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। तुमने सलीम को 2 खत लिखे हैं, मैंने कहा। वो दोनों मेरे पास हैं, और एक खत तुम्हें सलीम ने लिखा है जो तुम्हारे पास पहुंचने की बजाय मेरे पास आ गया है। मैंने दोनों खत उसको दिखाए। मुझको ये खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं ये शख्स बेहोश ना हो जाए। मैंने उसको तसल्ली दिलासे देने शुरू कर दिए और सब्ज़ बाग भी दिखाए। आप सलीम को भी गिरफ्तार करेंगे? उसने बड़ी ही कमज़ोर आवाज़ में पूछा। कल शाम तक वो भी यहाँ आ जाएगा, मैंने कहा। अब सलीम को भूल जाओ रहमान, अब अपने आप को बचाओ, और अपने आप को बचाने का एक ही तरीका है कि मुझको सही बयान दे दो, फिर मैं तुम्हारी बचत का रास्ता निकालने की कोशिश करूँगा। ये थानेदारों का तजुर्बा होता है कि वो समझ जाते हैं कि मुलजिम बयान देने पर आ गया है, और अब ये सिर्फ झिझक रहा है। रहमान उस मकाम पर पहुँच गया था। आगे ये मेरी उस्तादी थी कि उससे पूरा बयान लेना है। मुख्तसर बात ये कि वो अंदर से टूट फूट गया था। इसने मुझसे ये नहीं पूछा कि शहादत क्या है। वो चूँकि मुजरिम था, इस वास्ते उसका हौसला ख़त्म हो चुका था। इंसान का खून हजम नहीं हो सकता। पूरा बयान सुनाने की ज़रूरत नहीं। उसने मेरे साथ पहली मुलाकात में जिक्र किया था कि तकरीबन 2 महीने पहले उसके कानों में ये बात पड़ी थी कि उसके छोटे भाई भोले को बशीर ने सैलाब से निकालने के धोखे में डबोकर मार दिया था। उसने इसी रोज़ दिल में अहद कर लिया था कि भाई के खून का बदला ज़रूर लेगा। उसने अपने दोस्त सलीम के साथ बात की। सलीम ने कहा कि ये काम कर देंगे, लेकिन ऐसे तरीके से कि लाश का और कातिल का सुराग नहीं मिलेगा। रहमान ने सलीम के साथ ये बात पेशावर जाकर की थी। रहमान और सलीम की दोस्ती बहुत गहरी थी। रहमान की ज़बानी मेरी हौसला अफजाई से चल पड़ी थी। उसने हर बात बतानी शुरू कर दी। उसकी ज़बानी पता चला कि सलीम उसकी बहन के साथ शादी का ख्वाहिशमंद था। रहमान के वालिदैन रजामंद नहीं थे। सलीम ने रहमान के साथ बात तो किसी अच्छे और शरीफाना तरीके से की होगी, लेकिन मैं मुख्तसर सुना रहा हूँ। इस वास्ते इतना ही कहूँगा कि सलीम ने रहमान के आगे शर्त रखी कि वो अपनी बहन का रिश्ता इसको दिला दे तो वो बशीर को कत्ल करने में इसकी पूरी मदद करेगा। रहमान ने ये शर्त कबूल कर ली। उसने अपने वालिदैन को यह तो नहीं कहा था कि वो सलीम से अपने दुश्मन को कत्ल कराना चाहता है। उसने एक और सूरत इख्तियार की, वो ये थी कि अपने वालिदैन को धमकियाँ दी कि वो अगर उसके अजीज़ दोस्त को बहन का रिश्ता नहीं देंगे तो वो इनसे ताल्लुक़ तोड़कर अलग हो जाएगा। वालिदैन अपने बेटों की इतनी शदीद नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने सलीम को रिश्ता दे दिया। सलीम ने रहमान से कहा था कि वो पहले बशीर को कत्ल करेगा, फिर मंगनी होगी। रहमान ने अपने बयान में 3-4 मरतबा कहा कि वो जब बशीर को देखता था तो उस पर पागलों जैसी कैफियत तारी हो जाती थी। उसका दिल करता था कि वो बशीर का गला सबके सामने घूट दे और लोगों को कहे कि इसने मेरे भाई को कत्ल किया था। ज़ाहिरी तौर पर बशीर और रहमान की कोई दुश्मनी नहीं थी। सलीम के साथ बशीर की अच्छी सलाम दुआ थी। सलीम 10 दिन की छुट्टी लेकर आया। एक रोज़ उसने बशीर को कहा कि चलो यार, मेरा साथ दो, मेरे पास एयरगन है, कुछ परिंदे मार लाते हैं। बशीर तैयार हो गया। सलीम अक्लमंद आदमी था। उन्होंने अगले रोज़ शिकार के वास्ते जाना था। सलीम ने रहमान को बताया कि बाहर इस तरह निकलेंगे कि बशीर उनके साथ ना हो, ताकि किसी को पता ना लगे कि बशीर इनके साथ गया था। इस स्कीम के मुताबिक सलीम यह कहकर बाजार चला गया कि छर्रे कम हैं, छर्रों का एक पैकेट लेकर इधर से ही फलां जगह पहुंच जाऊंगा। रहमान ने भी एक बहाना बनाकर एक और रास्ता इख्तियार किया। बशीर कुछ भी न समझ सका। उसके दिन पूरे हो चुके थे। अब रहमान और सलीम नहीं बल्कि मौत उसकी रहनुमाई कर रही थी। वो अकेला चल पड़ा और वो लोग कस्बे के अंदर किसी जगह पर भी इकट्ठे नहीं हुए। सलीम का कहना था कि वो अलग अलग रास्तों से जाके ख़ास जगह पर मिल गए।
वो बशीर के साथ हंसी मजाक की बातें करते हुए उस जगह पहुंच गए। सलीम का कहना था कि इस जगह खरगोश मिलेंगे। जब वो उस जगह पहुंचे जहां सलीम की लाश दरियाफ्त हुई थी तो सलीम पीछे रह गया। उसने गन के अंदर छर्रा डाल लिया था। उसने एयरगन की नाल बशीर के सर से चंद इंच पीछे रखकर चलते चलते एक छर्रा फायर कर दिया। बशीर पीछे को घूमा और चकराकर गिर पड़ा। सलीम ने इसके एक कान से जरा ऊपर गन की नाली सर के बिल्कुल साथ लगाकर एक और छर्रा फायर किया। जमीन में दरार करीब ही थी। सलीम और रहमान ने बशीर को, जो अभी जिंदा और बेहोश था, राइफल धकेल कर दरार में फेंक दिया। ये दरार कुदरत की बनाई हुई कब्र थी। बशीर का जिस्म इसमें फिट आ गया। बशीर के सर से खून निकल रहा था। छर्रे खोपड़ी के अंदर चले गए थे। रहमान और सलीम ने दरार के किनारे पांव से तोड़कर मट्टी बशीर पर डाल दी। वहां जमीन नर्म थी। उन्होंने नोकीले और लंबूतरे पत्थरों से इर्द गिर्द से जमीन मट्टी खोदकर बेहोश बशीर पर डाल दी। अभी बहुत सी मट्टी की जरूरत थी। उन्होंने इधर उधर से मट्टी और ढेले उठाकर दरार को भर दिया। बशीर ने मर ही जाना था। इस पर मट्टी इतनी ज्यादा डाल दी गई कि वो जल्द ही मर गया। वो दोनों आगे चले गए और चंद एक कबूतर और फाख्ताएं मारकर लंबा चक्कर काटकर और किसी और तरफ से कस्बे में दाखिल हुए। अपने महल्ले में इनको जो भी मिला उसको बताया कि वो फलां तरफ चले गए थे। ये फलां जगह बिल्कुल उल्टी तरफ थी, यानी वो गए मशरिक को और मशहूर किया मगरिब को। इससे अगले दिन सलीम की मंगनी रहमान की बहन से कर दी गई। रहमान को हवालात में बंद करके मैंने ASI से कहा कि कल इसका 1 हफ्ते का रिमांड ले ले। मैं उसी रोज़ पेशावर चला गया। एयरबेस पर जाकर सलीम के कमांडिंग ऑफिसर से मिला, उसे हुक्मनामा दिखाया। वो हिंदू स्क्वाड्रन लीडर था। उसने एयरफोर्स पुलिस को फ़ोन किया। एक ऑफिसर और एक सार्जेंट आ गया। फिर कॉर्पोरल सलीम को बुलाया गया। उसको मेरे हवाले कर दिया गया। मैंने उसकी बैरिक में जाकर एयरफोर्स पुलिस के ऑफिसर और सार्जेंट की मौजूदगी में उसके दोनों बक्सों की तलाशी ली। एक खत बरामद हुआ। रहमान ने उसको लिखा था कि बशीर की लाश बरामद हो गई है। इसमें 2-3 फिक्रे ज़रा वाज़ेह थे। मैंने खत की बरामदगी का गवाह सार्जेंट को बनाया। मेरा ख्याल है कि तफसील बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने क्या क्या शहादतें इकट्ठी कीं। आप बोर होंगे। मैं सलीम को हिरासत में लेकर वापस आ गया। मेरे साथ 2 कांस्टेबल थे। सलीम को मैंने रेलगाड़ी में ही बता दिया कि रहमान ने इकबाल जुर्म कर लिया है। सलीम ने बयान देना शुरू कर दिया। ये इसका इकबाल जुर्म था। थाने में आकर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को इनके खत दिखाकर इनके हैंड राइटिंग के नमूने इनसे लेकर एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट ले लिया। सलीम की एयरगन और छर्रे बरामद किए। ये गन देसी नहीं थी, इंग्लैंड की बनी हुई थी, जो इतना प्रेशर पैदा करती थी कि इतनी करीब से चलाया हुआ छर्रा खोपड़ी के अंदर जा सकता था। दोनों मुलजिमों ने मजिस्ट्रेट को ज़ेरे दफ़ा 164 से बयान देने की रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जाकर दोनों ने ये बयान दिया कि वो इकबाली बयान नहीं देना चाहते, न ही उन्होंने कोई जुर्म किया है। पुलिस ने इन पर तशद्दुद करके बयान देने पर राज़ी किया है। मजिस्ट्रेट ने इनको कानून के मुताबिक जेल के हवालात में भेज दिया। मैंने बड़ी मेहनत से शहादत इकट्ठी की और मुकदमा तैयार किया। सेशन कोर्ट ने इन दोनों को उम्र कैद दे दी, लेकिन हाई कोर्ट ने अपील पर दोनों को बरी कर दिया। इस केस के 6-7 महीने बाद मुझको इस थाने से तब्दील करके अमृतसर भेज दिया गया और फिर पाकिस्तान वजूद में आ गया और मैं यहाँ चला आया। उसके बाद इस केस का क्या हुआ ये मुझे नहीं पता।